सर लाइव हो गए, पार्टिसिपेंट ज्वाइन कर रहे हैं, 2 मिनट में स्टार्ट करेंगे फिर। So, hello friends, good evening everyone, and I welcome all the participants in our day 3 session of this 7 days workshop on TDS. And I welcome our today's guest speakers, C. Pankaj Sarangi ji and C. Sachin Sinha ji, who is a guest faculty as well as the course designer. जो कि सारा क्रेडिट जाता है सचिन जी को कोर्स डिजाइन करने का एंड फैकल्टी चूज करने का. सो आई एम थैंकफुल टू सचिन जी वंस अगेन फॉर हेल्पिंग अस, एंड जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं दे शुड आल्सो help and say thank you to Sachin ji as well. So as you all know that कि 2 दिन हमने देख लिया कि दीपक सर का बहुत अच्छा सेशन था, अभिषेक जैन जी का बहुत अच्छा सेशन था. सेम चीज जो आपको पहले 2 सेशन सुनी थी, सेम यू आर गोइंग टू लर्न इन पंकज सर सेशन एज वेल. सेम चीज जैसा कि आप देखोगे कि बहुत डीप में पंकज जी को एक्सपीरियंस है डायरेक्ट टेक्स्ट का एंड वेरी वास्ट एक्सपीरियंस. और वही रीजन है कि जो सर के सब्जेक्ट है वो भी सचिन जी ने सर को चुन के दिया है कि प्रोफेशनल्स, जिसमें हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टीडीएस का सेक्शन है एंड कमीशन एंड ब्रोकरेज, इन सब में हमारी सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन होती है. एंड वही चीज सचिन जी ने पंकज जी को दी है, क्योंकि जितना सर का एक्सपीरियंस है उस हिसाब से सचिन जी ने डिजाइन करा है. तो पंकज सर आज हमारा का सेशन लेने वाले हैं एंड पंकज सर का मैं आपको प्रोफाइल ब्रीफ कर देता हूँ. ऑल्दो सर का प्रोफाइल ब्रीफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं एंड लोग हैं, सब लोग पंकज जी को जानते हैं. ही इज वेल नोन फैकल्टी अमंग ऑल ऑफ अस और काफी वास्ट एक्सपीरियंस है सर को. एक चीज मैं देखूंगा, इतना वास्ट एक्सपीरियंस होने के बाद में सर ने अपनी प्रोफाइल बहुत सिंपल छोटी सी बना रखी है. ऐसा कोई बहुत तामझाम सर ने नहीं डाला हुआ है प्रोफाइल में. बहुत सिंपल वर्ड्स में सर अपनी प्रोफाइल को लिखते हैं. So sir is having a vast experience in direct access and ICI member since 2007. He's the 10th rank holder in CA final and highest marks in direct text in NIRC of ICI. He is having the graduation degree from SRCC, Shizam College of Commerce, Delhi, and he holds diploma in international taxation. And he is the special invitee of direct text committee of ICI for 2018-19. And he is the eminent speaker among the various seminars, workshops, trainings, direct text organized by ICI, various PSUs, various other branches as well. तो सर का सेशंस काफी जगह सर के सेशंस होते रहते हैं एंड हम सब लोग सुनते रहते हैं. और हमारे लिए सौभाग्य की बात है, पिछले 1 सप्ताह में हमारे पास सर के सेशन 2 बार हमें सुनने को मिल गया है. सो इट इज लाइक good for us. And now I will not waste much time. I will directly hand over it to the Pankaj ji to deliver our today's session and help us in enlightening, give some light on the topics which has been given to you. Thank you, Deepak ji. Respected Sachin ji, the course designer and the panelist, और मेरे बड़े भाई, then respected Deepak ji, and all professional colleagues who are present here. A very good evening. Friends, regarding Sachin ji, जैसा कि दीपक जी ने कहा, फ्रेंड्स जो मर्जी हम शब्द यूज कर लें, जितना मैं जानता हूं सचिन जी को, जितना मेरा इंटरेक्शन है, तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं सब कुछ जानता हूं, क्योंकि इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है कि मुझे नहीं लगता कि अगर आप 20, 25, 50 बार अगर मिल भी लें तो भी इनको आप जान लेंगे. The way of thinking, the way of reading the law, it's amazing. मेरा फर्स्ट टाइम सर से इंटरेक्शन रहा जो हमने कोर्स किया सी इंस्टीट्यूट का डिप्लोमा इन इंटरनेशनल टैक्सेशन. तो वी वर टुगेदर फॉर 15 days देयर. तो फ्रेंड्स कई बार लगता था कि फैकल्टी हमारे बीच में बैठी है या सामने है. And friends, it was very lovely to hear the discussions between the faculty and the Sachin sir. Frankly speaking, friends, faculty, everyone was amazing at that particular course. CA Institute ने बहुत अच्छा कोर्स कंडक्ट करा है, each and everything, and really worth for. और फिर जब सर के क्वेश्चंस आते थे, जो लेवल होता था, डिस्कशंस होता था, that was amazing. I still remember that particular thing. I think 2016 सर, मेरे ख्याल से 2016 में. Yes. बिल्कुल. That was the thing. तब मेरे को फर्स्ट टाइम सचिन सर का मैंने देखा, मैंने कहा यार, and I tried to listen him as much as possible. जितना हो सकता है. हमारा अभी भी ग्रुप बना हुआ है डिप्लोमा इन इंटरनेशनल टैक्सेशन पार्टिसिपेंट्स का, तो सर के वहाँ पे इनसाइट्स मिलते रहते हैं हम सबको और पूछते भी रहते हैं, और सर बड़े एग्रेसिव है बताने में. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच सर. फ्रेंड्स, आज का टॉपिक
रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर टीडीएस। ये तो सबको पता है कि टीडीएस हो चुका है, फुल फॉर्म टैक्स डिडक्टेड एट सर्च की जगह TEDIOUS बन चुकी है। और फ्रेंड्स अपने आप में अगर टीडीएस के सेक्शंस देखें तो आप सबने भी रियलाइज किया होगा कि अपने आप में कंप्लीट कोड है। प्लस उसको जैसे कहते हैं ना, सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट उसको अलग से एक एक्ट बना दे पूरा का पूरा कि हाँ जी आपको ये पर्टिकुलर कंप्लायंसेस करने हैं और जो भी टीडीएस डिडक्ट होगा उसका इनकम टैक्स लॉ में आपको क्रेडिट मिल जाएगा। तो वो अपने आप में पूरा एक्ट बन सकता है, पूरी उसको एक आइडेंटिटी मिल सकती है, एंड दैट विल बी इन कंपटीशन विद इनकम टैक्स, जीएसटी एंड कंपनी लॉ। कहने के लिए अगर हम नंबर ऑफ पेजेस निकालें तो मे बी समथिंग एक पर्टिकुलर फॉन्ट साइज में 100-150 पेजेस में शायद टीडीएस के सेक्शंस कवर अप हो जाएंगे। बट फ्रेंड्स उसको समझना, एक एक वर्ड को इंटरप्रेट करना और उसके बाद प्रैक्टिकल लाइफ में डिसीजन लेना किस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे टीडीएस डिडक्ट होगा, नहीं होगा, होगा तो किस पर्टिकुलर सेक्शन में होगा, दैट रिक्वायर्स दैट एप्लीकेशन ऑफ माइंड एंड डिसीजन मेकिंग पावर ऑल्सो। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए टीडीएस के सेक्शन में ये नहीं कह सकता कि हम कभी भी ब्लैक एंड व्हाइट सिचुएशन में आ जाएंगे कि हाँ इस पर्टिकुलर सेक्शन में ट्रांजैक्शन कवर्ड है, इट्स वेरी इजी, आपने फ्लो चार्ट बनाया यस और नो का, यू कैन डिसाइड। इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। फ्रेंड्स मार्केट में ट्रेंड चलता है कि अगर और कोई सेक्शन में टीडीएस अगर दिख रहा है कि डिडक्ट नहीं करना तो टू बी ऑन द सेफर साइड 194C अप्लाई कर दो। मतलब the law has been made, law has been interpreted, not made in such a way that 194C is a residuary section कि भाई हर ट्रांजैक्शन में टीडीएस काटना है, कोई और सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है तो 194C में काटना है। बट फ्रैंकली स्पीकिंग फ्रेंड्स टीडीएस के सेक्शंस अगर आप रेजिडेंट को पेमेंट कर रहे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट के केस में सेक्शन 195 इज काइंड ऑफ अ रेजिडरी सेक्शन व्हिच सेज any sum which is chargeable to tax you have to deduct TDS, that's all. But if we talk about if you are making payment to resident, there is no residuary section at all. Friends, there could be payments for which no section is applicable. Friends, 194C में भी requirements है that payment for any work, contract for any work, वो words fulfill होंगे तभी TDS deduct होगा, otherwise TDS deduct नहीं। Although lawmakers have made various sections और लास्ट 2 या 3 साल में देखें तो फ्रेंड्स इतने सेक्शंस आ गए हैं कि बहुत कम ट्रांजैक्शंस ऐसी बची हैं जो टीडीएस के दायरे में कवर अप नहीं है। पहले सेल ऑफ गुड्स हुआ करता था कि हाँ जो उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होना, दैट वाज वेरी क्लियर एग्जांपल, बट नाउ दैट हैज आल्सो बीन इंक्लूडेड इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 194। तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखें 194C अपने आप में रेजिडुअरी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फॉर एनी वर्ड्स मस्ट बी फुलफिल्ड before deciding whether TDS is required to be deducted or not. But if we compare in terms of other sections of the Income Tax Act in relation to TDS, that is chapter 17B, तो 194C की लैंग्वेज इतनी एग्जॉस्टिव और यू कैन से इतनी वाइड है द इंटरप्रिटेशन कि बहुत सारी पेमेंट्स जो और सेक्शंस में कवर अप नहीं होती तो वो यहां कवर अप हो जाती है। इट इज बीइंग लिटिल बिट जनरल इन नेचर एज कंपेयर टू अदर प्रोविजंस। अदर प्रोविजंस देखें तो बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक है, एक लिमिटेड इन स्कोप है, तो उस पर्सपेक्टिव में 194 से थोड़ा सा आप कह सकते हो रेजिडुअरी है, बट नॉट इन टोटलिटी कि सारी पेमेंट्स आप यहां पर कवर अप कर लो। फ्रेंड्स इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आप साथ साथ में टॉपिक के साथ साथ पूछ सकते हैं। मोस्ट वेलकम टू आस्क आइदर थ्रू चैट ऑप्शन और Q&A ऑप्शंस, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। उसका जवाब देना नहीं देना फ्रेंड्स इट्स ऑन मी at that particular time or maybe at later stage. Obviously देखिए मैं जवाब तो उन्हीं का दे पाऊंगा जिसके बारे में मुझे कुछ पता हो, अदरवाइज हमारे पास सचिन सर हैं ही साथ में to give their his expert opinion। तो फ्रेंड्स मुझे कोई टेंशन नहीं है उस पर्टिकुलर चीज की कि आपके किस तरीके के यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट आएंगे। सो फ्रेंड्स स्टार्ट विद, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। फ्रेंड्स आई एम होपफुल दैट इन द लास्ट 2 सेशंस, मुझे आपका कंफर्मेशन भी चाहिए इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में कि मैक्सिमम केसेस में इंडिविजुअल और एचईएफ को जो टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी अराइज होती है, दैट यू हैव डिस्कस्ड इन लास्ट 2 सेशंस। मेरे ख्याल से डिस्कशन हो चुका है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कि अगर इंडिविजुअल और एचईएफ के केस में अगर बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा था पिछले साल का, या प्रोफेशन के केस में रिसीट्स आपकी 50 लाख से ज्यादा, तो फ्रेंड्स उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे हम डिटेल में फोकस नहीं करेंगे। यहां पर मैं पर्टिकुलर एस्पेक्ट जो आपसे डिस्कस करना चाहूंगा
कि ऐसा इंडिविजुअल जिसकी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है या प्रोफेशनल रिसीट्स 50 लाख से ज्यादा है और करंट ईयर में वो पर्टिकुलर सर्विसेज अवेल कर रहा है नॉट फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन बट फॉर हिज पर्सनल पर्पसेस। फ्रेंड्स देखिए, इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में ये डिफरेंशिएशन पॉसिबल है। फ्रेंड्स बाकी सारे केसेस के अंदर देखिए डिफरेंशिएशन इसलिए नहीं आता कि जब आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन एंटिटी फॉर्म की बात करते हैं तो वहां पर सिंगल बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती है, सिंगल अकाउंटिंग होती है, डबल पॉसिबल नहीं है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिविजुअल और एचयूएफ तो फ्रेंड्स बिजनेस की बुक्स मेंटेन होती है बट पर्सनल की जनरली बुक्स मेंटेन नहीं होती। बट स्टिल इट इज पॉसिबल that particular individual is making payment for services requirement for personal purposes and not for business purposes। तो सवाल ये आता है कि पिछले साल का टर्नओवर और रिसीट्स 1 करोड़ या 50 लाख से ज्यादा, तो उस कारण से उसको टीडीएस काटना है। तो सवाल ये है कि पर्सनल पर्पसेस के लिए सर्विसेज अवेल की हैं तो टीडीएस डिडक्ट करना है या नहीं करना। फ्रेंड्स आप सबका व्यू इस पर्टिकुलर केस में चैट बॉक्स को यूज करें, आप अपना व्यूज बताएं कि मैं पर्सनल पर्पसेस के लिए सर्विसेज यूज कर रहा हूं, व्हाट इज द स्टेटस। हमारे पास एक आया केसर जी का दैट 194M यस। फ्रेंड्स देखिए 194M तो बनाया उसी पर्पस से कि आप पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। बट इफ यू टॉक अबाउट सेक्शन 194M तो 194M तभी ट्रिगर होगा, वन ऑफ द कंडीशन इज दैट कि उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए 194C CH और J में टीडीएस काटने की लायबिलिटी अराइज नहीं होती। That means in particular cases 194C, H and J will prevail over 194M. So that means we have to check whether he is liable to deduct TDS under section C, H or J or not. Hope you are getting my friends, my view particular friends. फ्रेंड्स अगर देखिए हर सेक्शन जहां जहां पर ये इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए एक्सक्लूजन दिया हुआ है, इफ आई टॉक अबाउट इंडिविजुअल के लिए एक्सक्लूजन देखिए कहां कहां पर दिया हुआ है। 194A, 194C, देखिए एक्सक्लूजन कहां कहां पर दिया हुआ है। 194 कैपिटल A, 194C, 194H, 194I एंड 194J। ये 5 सेक्शन ऐसे हैं जहां पर लिखा हुआ है कि इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में टीडीएस काटना है तो पर्टिकुलर कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। अब अगर इंडिविजुअल एचयूएफ से रिलेटेड प्रोविजंस अगर इन पांचों सेक्शंस में 100% सेम होते देन वी कुड हैव अ पर्टिकुलर ओपिनियन और ए पर्टिकुलर व्यू कि इंडिविजुअल एचयूएफ को पर्सनल सर्विसेज के केस में टीडीएस डिडक्ट नहीं करना। सिमिलैरिटी का मतलब कि पांचों सेक्शंस में या तो पर्टिकुलर पांचों सेक्शन साइलेंट होते कि पर्सनल एक्सपेंसेस के केस में क्या करना है, या पांचों में स्पेसिफिकली लिखा होता है कि टीडीएस डिडक्ट नहीं करना। बट लॉ मेकर्स व्हाइल फ्रेमिंग दिस पर्टिकुलर 5 सेक्शंस हैव डिफरेंशिएटेड while writing the law for the purpose of individual or HUF. Like if I talk about 194A, friends, वहां पर act totally silent है whether TDS is required to be deducted or not in case of interest on borrowings used for personal purposes. But when we talk about 194C, friends, section 194C specifically provides a exclusion that in case services are used for personal purposes, then TDS is not required to be deducted by individual or HUF. That means 194C clarifies this particular aspect. But when we talk about 194H, there is no specific exclusion mentioned in that particular section. And if you go by section 194J, then only professional services excluded and not others covered by section 194J. Friends, when we talk about 194J, there are total 5 types of payments are covered up by 194J. That is professional services, fees for technical services, royalty, non-compete fee, and that payments to directors who are not covered up by section 192. Now, they have provided exclusion only in respect of professional services availed by the individual HUF for professional services, not for FTS, royalty, non-compete fees, fee, etc. When we talk about payment to directors, friends, I do not think so this discussion matters at all, even for non-compete fee. But for FTS, it is quite possible.
that I'm availing the technical services which are not covered by professional services and required for my personal purposes, whether I'm supposed to deduct TDS or not. Same with 194H. Now, friends, there could be one interpretation that if some particular sections are providing specific exclusions, that means in other sections where specific exclusion is not provided, then TDS is required to be deducted. Now, friends, this is one of the way of interpretation. कि कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस में जो स्पेसिफिक प्रोविजन है और बाकी में नहीं है, इसका मतलब लॉ मेकर्स की इंटेंडमेंट है कि बाकी सेक्शंस में आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा पर्सनल सर्विसेज के लिए भी. नाउ अनदर वे ऑफ इंटरप्रिटेशन कि 194H में स्पेसिफिक एक्सक्लूजन नहीं है बट किसी और सेक्शन में स्पेसिफिक एक्सक्लूजन है, दे कैन नॉट बी रेड टुगेदर. Then in that case 194H has to be read in independent manner. वहां पर ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट साइलेंट है, तो हमें सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस टीडीएस के मोटिव्स को देखते हुए डिसीजन लेना है कि हाँ पर्सनल सर्विस के केस में टीडीएस डिडक्ट करना है या नहीं करना है. फ्रेंड्स, अगर इंडिपेंडेंटली मैं 194H को इंटरप्रेट करूं तो मेरा व्यू पॉइंट ये है कि पर्सनल सर्विसेज के केस में टीडीएस डिडक्ट नहीं करना, क्योंकि अदरवाइज देखिए इंडिविजुअल एचयूएफ पे टीडीएस की लायबिलिटी अराइज ही कब हो रही है, जब वो पिछले प्रीसीडिंग ईयर में कोई बिजनेस या प्रोफेशन कैरी ऑन कर रहे थे. तो दैट मींस द लॉ मेकर्स हैज इंटेंडेड कि अगर आप बिजनेस प्रोफेशन कर रहे हो और वो भी एक लिमिट से ऊपर कर रहे हो तो ही आपकी टीडीएस की लायबिलिटी अराइज होगी, अदरवाइज नहीं होगी. तो दैट इज द फेयर आइडिया दैट दिस पर्टिकुलर प्रोविजंस आर मेंट फॉर एक्सपेंसेस which are in relation to your business or profession and not for personal purposes. Otherwise friends, अगर आप बिजनेस प्रोफेशन कैरी ऑन करते हैं और पर्सनल कैपेसिटी में कोई इमोल प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे हैं और आप ब्रोकर को ब्रोकरेज पे कर रहे हैं, then you need to deduct TDS provided that limits are crossed like 15,000 and whatever these limits are there. तो फ्रेंड्स ये वन ऑफ द ओपन एस्पेक्ट है फॉर विच आई एम नॉट एबल टू ट्रेस एनी पर्टिकुलर जजमेंट, बट जनरली मैंने देखा ये चीज नोटिस में इसलिए नहीं आती क्योंकि असेसिंग ऑफिसर्स आर सपोज्ड टू चेक योर बिजनेस बुक्स. And friends, even tax auditor is supposed to make comment on the business transactions. Obviously, personal transactions पे comment करने का उसका scope नहीं है. He is not supposed to check your personal transactions at all, unless and until they are routed through the business books of accounts. So I think friends, you will agree with me particular aspect कि मेरा मानना ये है कि personal के सर्विस में भी डिडक्ट नहीं करना, चाहे स्पेसिफिकली वो चीज मेंशन है या नहीं है. फ्रेंड्स, अगर आप अदर वे अराउंड उसको इंटरप्रेट करके चलते हैं तो स्पेसिफिकली 194 कैपिटल ए में इस चीज का ध्यान रखना. अगर आपने एनबीएफसी से लोन लिया हुआ है फॉर पर्सनल पर्पसेस और इधर आप बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हैं तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ जाएगा. दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ. फ्रेंड्स, 194M उसको मैं ये नहीं कहूंगा कि वो आने के कारण ये सिचुएशन कोई आपकी और किसी तरीके से इंटरप्रेट होती है. 194M यही था कि अगर आप क्या कहते हैं पर्सनल पर्पस के सर्विसेज अवेल कर रहे हैं मोर देन 50 लाख, देन यू नीड टू डिडक्ट टीडीएस. फ्रेंड्स, ऑब्वियसली दिस पर्टिकुलर प्रोविजन इज गोइंग टू बी डिस्कस्ड इन द कमिंग सेशंस. आपके जो बाद वाले सेशंस है वहां पे 194M डिटेल में डिस्कस होगा. चलते हैं फ्रेंड्स. Friends, I hope you all clear with the section 194C H and J basic requirements. Limits आपको पता है, rate of TDS पता है. जो डिबेट्स आते हैं फ्रेंड्स उन पर्टिकुलर डिबेट्स पे मेरा डिस्कशन रहेगा. आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस कि यहाँ 30,000, 1 लाख, 15,000 इन अमाउंट तक नहीं काटना, किस रेट पे डिडक्ट करना है, पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, दैट यू ऑल नो. So what I'm going to discuss today, the particular transactions or nature of transactions, वहां पर क्या TDS डिडक्ट करना है या नहीं करना है, whether it constitutes contract for any work or not, whether it constitutes commission or brokerage, whether it constitutes professional or technical services. तो सारा फोकस फ्रेंड्स that I'm going to focus upon, that is on the circulars issued by the income tax department or the various judgments. चलते हैं फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं. अगर आपकी कोई क्वेरी हो फ्रेंड्स रिगार्डिंग 194C एट दिस पर्टिकुलर स्टेज, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क. उसको भी हम साथ साथ में डिस्कस करते चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई मैं पर्टिकुलर पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ. 194C अभी हमने पिक करा है, तो 194C से रिलेटेड इफ यू हैव एनी क्वेरीज डू पोस्ट इट. फ्रेंड्स, एक तरीके से मैं यहाँ पे क्वेरीज ही पिक करने वाला हूँ. वो क्वेरीज जो या तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से पूछी गई या ऐसी क्वेरीज जो कोर्ट से पूछी गई.
Payment by broadcasters or television channels to production houses for production of content or program for telecast. Friends, जब हम 194C की बात करते हैं, when we talk about the definition of work provided by 194C, तो वहां पर लिखा हुआ है कि कोई अगर आप प्रोग्राम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ब्रॉडकास्टिंग टेलीकास्टिंग कर रहे हैं, तो दैट इज नथिंग बट दैट वर्क. तो उस पर्टिकुलर केस में टीडीएस डिडक्ट करना है. अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर डिस्प्यूट कहें या एक व्यू पॉइंट आया कि दो पर्टिकुलर थोड़ी सी डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांजेक्शंस हैं जिनमें डिफरेंस है. तो क्या दोनों केसेस 194C में कवर अप है या वन ऑफ द केसेस कवर्ड बाय 194C? फ्रेंड्स ध्यान से देखना. नाउ फॉर पर्टिकुलर एग्जांपल, लाइक Amazon Prime. फ्रेंड्स वहां पे कंटेंट्स अवेलेबल है, ओटीटी प्लेटफॉर्म हम जिसको बोलते हैं, एंड ह्यूज कंटेंट्स आर देयर. अब एक पर्टिकुलर प्रोड्यूसर है, उसने एक पर्टिकुलर वेब सीरीज और मे बी ए पर्टिकुलर फिल्म प्रोड्यूस कर, तब तक अमेजन का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है. एंड आफ्टर दैट प्रोड्यूसिंग दैट पर्टिकुलर फिल्म, उसने अप्रोच किया अमेजन प्राइम को, हाँ जी, डू यू वांट टू हैव टेलीकास्ट राइट ऑफ दिस पर्टिकुलर वेब सीरीज और फिल्म? पॉसिबल है. तो वहां पे कंसिडरेशन डिसाइड होगा दैट टेलीकास्ट राइट्स और ब्रॉडकास्टिंग राइट मे बी एक्सक्लूसिव, मे नॉट बी एक्सक्लूसिव, इट कुड बी एनीथिंग. इट मे ऑल्सो बी पॉसिबल कि अमेजन प्राइम उसको बोले कि नहीं भाई साहब, ये आपसे फिल्म मेरी आपने प्रोड्यूस कर दी, ओके, मेरे को बहुत अच्छी लगी, इट इज टोटली माइन, फ्यूचर के राइट्स भी मेरे, फ्यूचर में सेल करना है नहीं करना, इट्स ऑल माय राइट्स, व्हाटएवर टू डू विद, आप बताएं लमसम कितना. दूसरा होता नहीं जी, आई एम टेकिंग द टेलीकास्टिंग राइट्स फॉर नेक्स्ट 1 year और 2 years और 3 years, दैट मे बी एक्सक्लूसिव, कि आप इतने पीरियड तक किसी और को टेलीकास्टिंग राइट्स नहीं देंगे, दैट मे नॉट बी एक्सक्लूसिव. अनदर केस, Amazon Prime ask a particular producer to produce a particular web series or film. पॉसिबल है कि Amazon Prime की रिक्वेस्ट में वो पर्टिकुलर फिल्म या वेब सीरीज प्रोड्यूस की जा रही है. फ्रेंड्स अभी सवाल यह आया क्या इन दोनों पर्टिकुलर केसेस में 194C अप्लाई होगा? दिस इज फर्स्ट सिचुएशन, दिस इज सेकंड सिचुएशन. नाउ योर व्यूज आर सोलिसिटेड फ्रेंड्स. पहले केस में कि प्रोड्यूसर ने फिल्म प्रोड्यूस कर ली, उसके बाद वो अमेजन प्राइम को अप्रोच करता है या अमेजन प्राइम प्रोड्यूसर को अप्रोच करता है कि जो आपने एक फिल्म प्रोड्यूस करी है, आई हैव सीन दैट पर्टिकुलर ट्रेलर, आई वांट दैट पर्टिकुलर फिल्म टू बी टेलीकास्टेड ऑन माय पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म. हाँ जी दोस्तों, आपके व्यूज, दोस्तों अपने व्यूज देते रहे तभी डिस्कशन का मजा आएगा. मे बी इन टर्म्स ऑफ यस और नो, या और वेदर टीडीएस रिक्वायर्ड और नॉट. यस का मतलब टीडीएस डिडक्ट करना है, नो का मतलब टीडीएस डिडक्ट नहीं करना. फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि चैट ऑप्शन यूज करें फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस, सो दैट आई कैन हैव अ कंट्रोल एट अ सिंगल प्लेस ओनली. अब देखिए हमारे पास व्यूज आए, यस टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड, बट देयर इज वन ऑफ द व्यू इज देयर इज नो. फ्रेंड्स आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर फर्स्ट केस कि प्रोड्यूसर ने ऑलरेडी फिल्म प्रोड्यूस कर रखी थी, उसने अमेजन प्राइम को अप्रोच किया, अमेजन प्राइम ने उसको अप्रोच किया और टेलीकास्टिंग राइट्स ले लिए. फ्रेंड्स फर्स्ट केस में 194C अप्लाई नहीं होगा बिकॉज देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. जब प्रोड्यूसर फिल्म प्रोड्यूस कर रहा था, क्या उस पर्टिकुलर स्टेज पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट था कि आप मेरे लिए फिल्म या वेब सीरीज प्रोड्यूस करें? नो. नाउ देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू शेयर दैट पर्टिकुलर फिल्म विद अमेजन प्राइम, so that is not contract for any work. So by this particular circular or number 4/2016, the CBDT has clarified that in this particular case, no TDS is required to be deducted under section 194C. But obviously, yes, for the other sections we need to check out. So friends, in my opinion, this may be covered up by 194J in that case. Now, second case. Now, Amazon Prime is asking the producer to produce the film on as per the requirements of the Amazon Prime.
तो फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर केस में सीबीडीटी ने क्लैरिफाई किया दैट टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194C। फ्रेंड्स फर्स्ट केस में जब टेलीकास्टिंग राइट्स दिए गए या पूरी की पूरी फिल्म दी गई, दैट इज अगेन नॉट सेल ऑफ प्रोडक्ट्स। फ्रेंड्स फिल्म को अपने आप में गुड्स में स्पेसिफाई करना, अगेन दैट इज अ डिबेटेबल इश्यू। फ्रेंड्स वो 194C में कवर्ड अप नहीं होंगे। दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट विल बी कवर्ड अप बाय 194J एज पार्ट ऑफ रॉयल्टी। फ्रेंड्स अब तो मेरे ख्याल से वहां पे एक प्रोविजन भी डाल दिया गया रिगार्डिंग सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स। लेट मी चेक दैट पर्टिकुलर व्हाट द वर्ड दे हैव यूज्ड। Yes, friends, they have used the word. पहले क्या था 194J में आपका TDS था 10%. Now in case of FTS, they have reduced it to 2%. Further, इन्होंने कहा royalty where such royalty is in the nature of consideration for sale, distribution or exhibition of cinematographic films. तो वहां पर भी 2%. So I think that particular telecasting rights being provided to that telecaster or broadcaster will be covered up by 194J. चलते हैं दोस्तों आगे। गैस ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। फ्रेंड्स ऑल्दो ये पर्टिकुलर सर्कुलर एक पर्टिकुलर गैस ट्रांसपोर्टेशन के रेस्पेक्ट में है, but I think the analogy provided by this particular circular can be applied for similar nature of contracts. क्या है यहां पर? The person who is selling the natural gas, like for example IGL. Now this particular pump owner sale. Friends, we all know in case of simplicity sale, section 194C is not applicable. But along with the sale, the IGL provides transportation services to pump owner also. Transportation services, for which natural gas IGL charges separately. It may be as part of inclusive of that sale of natural gas, or it may be charged in a separately also. ठीक है जी, per kilometer or maybe per cubic or how it is being measured. Now the question arises whether pump owner is required to deduct TDS in case of transportation charges paid to the IGL. Friends, implicit sale के केस में TDS डिडक्ट नहीं होगा, that we all know. यहां पर सर्कुलर के थ्रू CBDT ने कहा that TDS is not required to be deducted. Reason being, here the basic contract is of contract of sale, और उसका एक छोटा सा पार्ट है that supply of that particular product at the premises of the buyer. तो वहां पर अगर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस अगर IGL को पे किए जा रहे हैं for the products which are being supplied by the IGL, section 194C apply नहीं होगा. But if that particular pump owner or the IGL is making payment of transportation charges to the third person, फ्रेंड्स पंप ओनर ने किसी थर्ड पर्सन को हायर किया कि आप वहां से नेचुरल गैस यहां तक ट्रांसपोर्ट करेंगे, या आईजीएल ने किसी और ट्रांसपोर्टर की सर्विसेज अवेल करी, तो दैट इज प्योर सर्विसेज इन द नेचर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विच इज स्क्वायरली कवर्ड अप बाय 194C एंड टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड. तो फ्रेंड्स यहां पर सीबीडीटी ने कहा दैट बेसिक नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यू हैव टू सी, और बेसिक नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? दैट इज सेल ऑफ गैस इन दिस पर्टिकुलर केस. तो उसके साथ की एंसिलरी सर्विसेज इसमें कवर अप नहीं होगी. एंसिलरी सर्विसेज इसमें कवर अप नहीं. I think friends this analogy can be applied for other contracts also. Like for business purposes, मैं कोई पर्टिकुलर सामान परचेज करता हूं मैं अपने बिजनेस के लिए, और उसके लिए मेरे को वो सप्लायर सेलर ही ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज दे रहा है, चाहे सेपरेटली बिल्ड भी है, तो भी आई डू नॉट थिंक सो दैट टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड बिकॉज मेन एलिमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट इज सप्लाई ऑफ गुड्स. सप्लाई ऑफ गुड्स.
फ्रेंड्स इट इज क्वाइट पॉसिबल कि उस पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज की बिलिंग में प्रॉफिट एलिमेंट भी हो, बट इन व्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर CBDT सर्कुलर आई डू नॉट थिंक सो दैट TDS इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड. फ्रेंड्स इसमें मैं एग्जांपल लेता हूं. फॉर एग्जांपल कि मेरे को गुड्स चाहिए, आई एम डीलिंग इन कंप्यूटर स्टेशनरी. अब मेरे को मैन्युफैक्चरर है या जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो कंप्यूटर स्टेशनरी मेरे प्रोमाइसेस पे डिलीवर करता है और वो कहता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है वो मैं ओवर एंड अबव लूंगा, उसकी सेपरेट बिलिंग करता है या उसी इनवॉइस पे मैटर करता है. एम आई सपोज टू डिडक्ट TDS? नो. फ्रेंड्स इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं पिक्चर निकल के आती है कि जो पर्टिकुलर एक्सपेंसेस आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जाने हैं, नॉट एज पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, there are good chances that TDS is not required to be deducted. Friends, मैं ये नहीं कह रहा this principle can be applied in a blind manner. What do we have to see? That what is the nature of contract. I hope I'm clear this particular aspect, friends. If anything you would like to ask, most welcome. चलते हैं जी आगे. Reimbursement of actual expenses. Now friends, I am taking just a small example. I am making provision of services for someone which are covered up by 194C. मैंने जब इनवॉइस रेज किया तो मैंने कहा जी सर्विसेज के तो पैसे हो गए जी 2 लाख रुपए, प्लस मेरे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस भी जो मैंने इन सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए इंकर किए 10,000 रुपए. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस वेदर TDS इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड ऑन 2 लाख और 2,10,000. 2 लाख और 2,10,000. आई होप आई एम क्लियर विद द क्वेश्चन आई एम आस्किंग फ्रेंड्स. बालाराम जी पूछ रहे हैं कि व्हाट अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस इन रेस्पेक्ट ऑफ पेट्रोल एंड डीजल. Balaram ji, I think that same principle, same analogy can be applied in case of petrol and diesel also. हमारे पास व्यूज आए कि TDS सिर्फ 2 लाख रुपए पे काटना है. फ्रेंड्स यहां पर अगर आप 1995 का अगर CBDT का सर्कुलर देखते हैं तो that says the section 194C refers towards any sum paid. Any sum paid. They have not used the word income. They have used the word any sum paid. And considering that the CBDT said that this particular reimbursement amount cannot be deducted from amount on which TDS is required to be deducted. And friends, in my view, that circular of 1995 is still valid because the almost similar language is used even as on date under section 194C. And friends, I think that seems to be logical also. The reason being, if you remember, आपने service tax law में भी पढ़ा होगा, the concept of pure assent, कि वहां पर service tax कब leviable नहीं है, when the services are provided and someone is working as a pure assent. Like for example, I am a chartered accountant. फ्रेंड्स मैं उस चीज पे नहीं जा रहा कि एज पर CA इंस्टीट्यूट दैट इज अलाउड और नॉट. आई एम जस्ट टेकिंग स्मॉल एग्जांपल कि मैंने एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आई एम रेंडरिंग सर्विसेज ऑफ दैट असिस्टेंस इन इनकम टैक्स कंप्यूटेशन एंड फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, एंड आई हैव डिपॉजिटेड इनकम टैक्स विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फॉर एंड बिहाफ ऑफ द असेसी. मैंने अपने अकाउंट से जमा करा दिए और बाद में मैंने क्लाइंट से कहा कि जी आप मेरे सर्विसेज के इतने पैसे पे करें, प्लस मैंने आपके बिहाफ पे जो इनकम टैक्स जमा कराया वो भी पे करें. तो क्या उस इनकम टैक्स के पोर्शन पे सर्विस टैक्स लगेगा? नो, बिकॉज व्हेन आई एम डिपॉजिटिंग इनकम टैक्स विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आई वाज वर्किंग एज अ प्योर एजेंट इन दैट पर्टिकुलर केस. और वहां पर अगर मैं कोई प्रॉफिट एलिमेंट चार्ज नहीं कर रहा और मैं हर दोनों पार्टी को बता रहा हूं कि आपके लिए काम हो रहा है, मैं तो सर बीच में एक फैसिलिटेट कर रहा हूं, तो उस पर्टिकुलर केस में सर्विस टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा. फ्रेंड्स सिमिलर काइंड ऑफ एनालॉजी कैन बी अप्लाइड हियर. वहां पे सर्विस टैक्स में और क्या था, बट ऐसे काम जो सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जरूरी हैं, विच इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ सर्विसेज बीइंग रेंडर्ड, चाहे उसमें प्रॉफिट एलिमेंट है या नहीं है, सर्विस टैक्स इज लेविएबल.
फ्रेंड सर्विस टैक्स लॉ के तहत अगर हम एक्सपेंसेस का रिम्बर्समेंट भी एज ए प्रोफेशनल अगर क्लाइंट से लेते थे तो सर्विस टैक्स लगता था. सेम विद द जीएसटी एज पर माय व्यूज कंसर्न, ऑल्दो आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑफ दैट सर्विस टैक्स और जीएसटी. फ्रेंड सेम चीज हियर कि अगर मैंने कोई एक्सपेंसेस इंकर किए फॉर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, in that particular case that is nothing but part and parcel of the charges which I am making charge to the client. तो इस पर्टिकुलर केस में यहां पर वो अमाउंट रिड्यूस भी नहीं होना चाहिए, चाहे प्रॉफिट एलिमेंट है या नहीं है. And friends, as per this particular circular, TDS is required to be deducted on 2,10,000 and not on 2 lakh. रविकांत जी कह रहे हैं अगर ओरिजिनल बिल्स प्रोवाइड कर दिए, फ्रेंड्स मेरा मानना है अगर आप सेपरेटली बिल भी कर देते हो तो भी उस पर्टिकुलर केस में टीडीएस की लायबिलिटी कम नहीं होती उस पर्टिकुलर क्लाइंट की. फ्रेंड्स डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सर्विसेज फॉर विच आई एम चार्जिंग द एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय मी. लाइक फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मैं आपके यहाँ पे, आप मेरे को वुड सप्लाई करोगे, मैं आपके यहाँ पर आके और मैं फर्नीचर मैन्युफैक्चर करके दूंगा, आप मेरे को सारा सामान प्रोवाइड करोगे, मैं आके आपको यहाँ पे सर्विसेज दूंगा, आपका फर्नीचर टेबल कुर्सी जो बनाना है. अब मैंने कहा जी प्लस आने जाने का खर्चा अलग से लूंगा. फ्रेंड्स उस पर्टिकुलर केस में चाहे आने जाने का खर्चा मैं सेपरेटली उसको टिकट्स प्रोवाइड कर दूं, वट एवर द केस में बी, आई डू नॉट थिंक दैट द टीडीएस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड ऑन दिस पर्टिकुलर रिम्बर्समेंट ऑफ एक्चुअल एक्सपेंसेस. फ्रेंड्स वो सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जरूरी है कि मैं ट्रेवल करूंगा, तो दैट इज कवर्ड अप बाय दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट. अनिल कुमार जी उस पे आते हैं सब्सक्रिप्शन चार्जेस पे, उसको अलग से डिस्कस करते हैं. फ्रेंड्स अब एक पर्टिकुलर जजमेंट आई 379 ITR 538, वहां पर द रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय पेई ऑन बिहाफ ऑफ एसएससी. मेरे पास कई बार ये पर्टिकुलर कंटेंशन आता है कि नहीं जी इस पर्टिकुलर जजमेंट के केस में हाई कोर्ट ने कहा कि रिम्बर्समेंट के केस में टीडीएस डिडक्ट नहीं करना. फ्रेंड्स अगर आप इस पर्टिकुलर जजमेंट के फैक्ट्स देखेंगे तो फैक्ट्स थोड़ा सा डिफरेंट लाइन पे है. अगर किसी ने एक्सपेंसेस इंकर कर दिए मेरे बिहाफ पे विच आई एम वाज सपोज्ड टू इंकर, और मैं उसका रिम्बर्समेंट कर रहा हूं, तो टीडीएस नहीं काटना, क्योंकि एज पर लॉ टीडीएस काटने की लायबिलिटी किसकी? द पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द पेमेंट. पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द पेमेंट. तो जो एक्सपेंसेस इंकर हुए थे वो मेरे बिहाफ पे हुए थे और एक्चुअल बेसिस पे वो रिम्बर्समेंट ले रहा है. बट अगर एक पर्टिकुलर फर्नीचर मैन्युफैक्चर ट्रेवल करके आ रहा है तो वो आपके बिहाफ पे ट्रेवल नहीं कर रहा, आपके बिहाफ पे उसने ट्रेवलिंग सर्विसेज ऑब्टेन नहीं करी, खुद के लिए करी है, टू डू दैट पर्टिकुलर वर्क फॉर विच यू हैव एंगेज्ड इन. So there is a line of demarcation between these two type of transactions. तो फ्रेंड्स अगर आप ऐसी सर्विसेज के लिए पेमेंट कर रहे हैं जो उसकी मेन सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जरूरी है, तो दैट रिम्बर्समेंट विल आल्सो बी गवर्न्ड बाय द सेक्शन 194C इन दैट केस. फ्रेंड्स वो सेम बात होगी जो हमने पीछे डिस्कस करी, गैस ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, द मेन एलिमेंट यू हैव टू सी. I hope I am clear with this particular aspect, friends. अनिल जी का सवाल है, if I paid a subscription charge on behalf of organization, then also no TDS will be deducted. अनिल जी देखिए अब सब्सक्रिप्शन चार्जेस किस प्रकार के, मैंने कोई पर्टिकुलर मान लो जर्नल, मे बी न्यूज़पेपर, उसके मैं सब्सक्रिप्शन चार्जेस दे रहा हूं. I do not think so that I am supposed to deduct TDS. That is simply purchase of goods, जहां पे मुझे एक साल के लिए वो पर्टिकुलर सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी. मे भी हो सकता है मैंने कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का सब्सक्रिप्शन लिया हो. फ्रेंड्स सॉफ्टवेयर के केस में मैक्सिमम इट कुड हेल्प टू बी रॉयल्टी. 194C अप्लाई नहीं होगा. चलते हैं जी आगे. मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स. फ्रेंड्स ये अपने आप में बहुत बड़ा डिबेटेबल एस्पेक्ट है कि अगर मैं किसी को मंथली मेंटेनेंस दे रहा हूं, एनुअल मेंटेनेंस दे रहा हूं, या मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट दिया हो बट पेमेंट जब जब जरूरत होगी तब पे करूंगा, whether I supposed to deduct TDS or not. If yes, under section 194C or 194J, that is highly debatable aspect. फ्रेंड्स यहां पर भी देखें, we have circular number 715 again 1995, maintenance contracts, routine maintenance contracts including supply of spare parts. फ्रेंड्स ये भी पर्टिकुलर एस्पेक्ट आता है कि किसी को मैंने अगर मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट दिया है और उस मेंटेनेंस के तहत उसको पार्ट्स भी सप्लाई करने हैं, whether I'm supposed to deduct TDS or not. क्या मैं उसे सेल ऑफ स्पेयर पार्ट्स मानूं और बाकी मानूं एंसिलरी सर्विस, या मेन कॉन्ट्रैक्ट मानूं सर्विसेज का और स्पेयर पार्ट्स उसका पार्ट है.
अब अगर टीडीएस कटना भी है तो क्या स्पेयर पार्ट्स के पोर्शन पे टीडीएस डिडक्ट होगा या नहीं? फ्रेंड्स, अगर देखिए मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है तो दैट मेन एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज मेंटेनेंस। उसमें चाहे स्पेयर पार्ट्स यूज हो या ना, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरी मशीन्स को उसको वर्किंग कंडीशंस में रखना है। इवन दैट पर्टिकुलर सेक्शन सेज कि अगर इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ स्पेयर पार्ट्स भी है तो आपको ग्रॉस अमाउंट पे टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग स्पेयर पार्ट्स पोर्शन ऑल्सो। आई हैव सीन इन मैनी केसेस इन प्रैक्टिकल लाइफ व्हाट दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन डू, वो स्पेयर पार्ट्स की अलग से बिलिंग कर देती है और मेंटेनेंस पार्ट की अलग से बिलिंग कर देती है। एंड आई हैव सीन द केसेस जहां पे स्पेयर पार्ट्स पे टीडीएस डिडक्ट नहीं। Friends, in that particular case, the terms and conditions of the maintenance contract is need to be seen. क्या spare part arrange करना उस contractor की responsibility है? If yes, then friends, on gross amount TDS is required to be deducted. But if it is my choice whether to have spare parts from that particular contractor or I can obtain spare parts from any third person and can supply to the contractor, in that case, अगर मैंने choice बाद में exercise कर भी ली कि मैं spare parts चलो आप ही से ले लेता हूं, तो फ्रेंड्स इन दैट केस व्यू कैन बी टेकन कि स्पेयर पार्ट्स के पोर्शन पे टीडीएस डिडक्ट नहीं करना, तो दैट इज पॉसिबल। तो फ्रेंड्स ये अगेन डिपेंड करेगा टर्म्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ योर मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। अनिल कुमार जी कह रहे हैं अगर मैंने 2 से 5 लाख रुपए की पेमेंट कर दी थ्रू माय क्रेडिट कार्ड फॉर सब्सक्रिप्शन। अनिल जी मैं आपकी क्वेरी नहीं समझा, यहाँ पे आप किस चीज पे फोकस करना चाह रहे हैं? मतलब सब्सक्रिप्शन है, देखिए टीडीएस कटना है नहीं कटना उससे इस चीज पे फर्क नहीं पड़ता कि आपने पेमेंट क्रेडिट कार्ड से करी, बैंकिंग चैनल से करी, आपने ऑनलाइन पेमेंट मैकेनिज्म यूज किया कि उसकी वेबसाइट पे लिंक आ रहा था उससे पेमेंट करी। टीडीएस एस्पेक्ट इस चीज पे डिपेंड नहीं करता, इट डिपेंड्स प्योरली ऑन द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। ये प्रैक्टिकल लाइफ इशू आता है कि जब आप वेबसाइट्स के थ्रू पेमेंट करते हैं तो वहां पे टीडीएस डिडक्ट करने का ऑप्शन नहीं होता, जो अमाउंट लिखा होता है वही अमाउंट आपका क्रेडिट कार्ड से डिडक्ट होता है। बट दैट डज नॉट मीन कि आपकी टीडीएस की लायबिलिटी वहां पर सीज हो गई बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ यू कैन से पोजीशन वेयर यू आर नॉट एबल टू डिडक्ट टीडीएस। केशव जी पूछ रहे सप्लाई कम एएमसी कॉन्ट्रैक्ट्स विद प्रोविजन ऑफ स्पेयर पार्ट्स। इसमें केशव जी मैं कहूंगा देखिए अगर ओरिजिनल मशीन एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन सप्लाई कर रही है और साथ में ये बात हो गई कि उसकी मेंटेनेंस भी आप करोगे अगले 4 साल 5 साल में भी पॉसिबल, उसके साथ स्पेयर पार्ट्स होंगे तो वो भी आप प्रोवाइड करोगे। फ्रेंड्स उस पर्टिकुलर केस में अगर इनिशियली देखें दैट परचेज ऑफ मशीन इज द मेन थिंग, तो उसमें कि जो आपकी मशीन का परचेज एलिमेंट है उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। बट जो स्पेयर पार्ट सप्लाई होंगे और उसमें कंडीशन है कि ही हैज टू प्रोवाइड, तो उस पर्टिकुलर केस में स्पेयर पार्ट्स को इंक्लूड करके टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। बट मेन मशीन की कॉस्ट पे टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा क्योंकि जब तक आप मशीन परचेज कर रहे हैं दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ परचेज ऑफ मशीन एंड नॉट कॉन्ट्रैक्ट फॉर एनी वर्क। अनिल जी अब देखिए टीडीएस कैसे डिडक्ट करते हैं, आप ग्रॉस अप करके अपनी जेब से जमा कराते हैं या उस पार्टी से कॉन्टेक्ट करके रिफंड लेते हैं, दैट यू हैव टू डिसाइड योरसेल्फ। उसमें लॉ का कोई रोल नहीं है, इट्स योर चॉइस वेदर हाउ यू वांट टू दैट कंप्लाई विद द टीडीएस रिक्वायरमेंट्स। फ्रेंड्स अगर बट मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स आर इन रिलेशन टू टेक्निकल सर्विसेज जो कि टेक्निकली डिफाइंड नहीं है, टेक्निकल सर्विसेज इज नॉट टेक्निकली डिफाइंड अंडर द लॉ, तो फ्रेंड्स उस पर्टिकुलर केस में देन 194J विल अप्लाई एंड नॉट 194C। इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स अगर आपने कोई रेगुलर इलेक्ट्रीशियन हायर किया है एंड नॉट इन एम्प्लॉय कैपेसिटी, देन सेक्शन 194C टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड। आपने कॉन्ट्रैक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि रेगुलर बेसिस पे इलेक्ट्रीशियन यहां पर मौजूद रहेगा, उसी का सारा काम रहेगा, तो उस केस में भी 194C अप्लाई होगा। अब फ्रेंड्स सवाल ये आता है कि अगर वो इलेक्ट्रीशियन एक इंजीनियर है, फ्रेंड्स पीछे हुआ वी ऑल नो दैट कि इंजीनियरिंग के लिए कोई कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है थ्रू आउट द जो भी क्या होते हैं वो पीएमटी, आई हैव नो आइडिया, और वहां पे कहते हैं कि अगर आप एग्जाम में अपीयर भी हो गए, चाहे आपने वहां पे कुछ लिखा नहीं लिखा, अल्टीमेटली गोट द निल नंबर 0 नंबर, तो भी आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में सीट मिल जाएगी। फ्रेंड्स वी ऑल नो द फेट ऑफ सच काइंड ऑफ दैट पर्टिकुलर इंजीनियर्स मैक्सिमम केसेस के अंदर कि डिग्रीज तो है, नॉलेज नहीं है।
and it may be possible that particular engineer degree holding person is providing normal electrician services on a contractual basis, either in individual capacity or through a contractor. क्या उस पर्टिकुलर केस में अब उसे 194J कहे प्रोफेशनल सर्विसेज? क्या सिर्फ डिग्री होने के कारण उसे प्रोफेशनल सर्विसेज कहा जा सकता है? फ्रेंड्स, आजकल के समय में ये पर्टिकुलर डिबेट है, क्योंकि व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्ड engineering, that is covered up by the definition of professional as provided under section 44AA, and hence for the purpose of 194J also. Friends, I do not think so कि सिर्फ डिग्री के बेसिस पे depends on the nature of work also. If it is a kind of routine work, I do not think so that section 194J should be applied. अजय कुमार जी का क्वेश्चन आया, बहुत ही बढ़िया, कि अगर एक मैं पर्टिकुलर किसी पर्सन को व्हीकल रिपेयर करने के लिए देता हूं और वो स्पेयर पार्ट्स और लेबर कॉस्ट को अलग अलग मेंशन करके देता है, इस TDS is required to be deducted on labor or both? फ्रेंड्स, वहां पर एक पर्टिकुलर व्यू इट डिपेंड करेगा कि जब आप एक पर्टिकुलर रिपेयर शॉप पे जाते हैं तो क्या वहां पर एक कंडीशन है कि स्पेयर पार्ट्स उसी को देने हैं, या आप स्पेयर पार्ट बाहर से भी अरेंज करके दे सकते हैं? अगर ये चॉइस है कि स्पेयर पार्ट्स बाहर से भी अरेंज किए जा सकते हैं, वहां पर टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस आई थिंक TDS इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड ऑन लेबर कॉस्ट एंड नॉट ऑन स्पेयर पार्ट्स. बट टर्म्स एंड कंडीशंस में है कि वो कहता है कि नहीं जी स्पेयर पार्ट्स भी मैं ही दूंगा, या आप कहते हो कि नहीं जी स्पेयर पार्ट्स आप ही को देने पड़ेंगे. तो मेन कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ रिपेयर, उसमें स्पेयर पार्ट्स यूज होते हैं नहीं होते इज नॉट योर कंसर्न. फ्रेंड्स, जनरली वो सेपरेटली इनवॉइस इसलिए किया जाता है कि वहां पे एक GST के एलिमेंट का भी चक्कर आता है कि किस पे कितना GST लगेगा. बट अगर आप जैसे जो आपके क्या कहते हैं वर्कशॉप्स होती हैं, ऑथराइज्ड वर्कशॉप्स, लाइक आप होंडा के वर्कशॉप पे गए, हुंडई के वर्कशॉप पे गए, मारुति के वर्कशॉप पे गए, जो कि पर्टिकुलर कंपनीज के द्वारा ही मेंटेन किया जा रहा है, तो वहां पर अगर आप रिपेयर में देते हैं तो स्पेयर पार्ट्स वही सप्लाई करते हैं. आप बाहर से स्पेयर पार्ट लाके अगर उसको देंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे. फ्रेंड्स, उस पर्टिकुलर केस में इन माय व्यू TDS if required to be deducted on the gross amount and not only on the part of repair services. क्योंकि आप चाहते हो आपको गाड़ी मेंटेन चाहिए, आपका कंसर्न वहां तक है, आपका कंसर्न उसके बियॉन्ड नहीं है. वो तो उनका एक बिलिंग का मेथड है कि हाँ जी मैं स्पेयर पार्ट्स के भी पैसे लूंगा, तो ऑब्वियस ही बात लोगे. अब किसी को आप कोड कर दे कि भाई साहब सारी गाड़ी रिपेयर हो जाएगी, 40,000 रुपए लगेंगे, जो मर्जी लगे. अब उसको दो पार्ट्स में वो अल्टीमेटली डिवाइड कर दे कि नहीं जी 40,000 में से 15,000 रुपए स्पेयर पार्ट्स के, 25,000 रुपए लेबर कॉस्ट के, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस. वर्कशॉप में जाते हो तो वो प्राइस पहले नहीं बताते, वो कहते गाड़ी खोलने के बाद पता चलेगा जी कितने रुपए लगेंगे. आई थिंक TDS इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड ऑन द ग्रॉस. चलते हैं जी आगे. प्रिंटेड मटेरियल. हाँ जी दोस्तों, अब आपका देखते हैं, डिस्कशन करते हैं. मैंने एक पर्टिकुलर प्रिंटर को बोला कि भाई साहब मुझे ये पर्टिकुलर पेपर के ऊपर प्रिंट करना चाहिए. यहां पर क्यों डिबेट है? क्योंकि फ्रेंड्स आपने एक वर्क की डेफिनेशन पढ़ी होगी, वहां पर क्या लिखा है कि वर्क डज नॉट इंक्लूड where goods are manufactured or produced as per specification of the customer, as per specification of the customer, where raw material is purchased from that customer itself. अगर आपने कस्टमर से, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, TDS डिडक्ट करना पड़ेगा अगर आपने कस्टमर के सामान पे मैन्युफैक्चरिंग करके दिया कस्टमर के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से. बट अगर आप किसी थर्ड पर्सन से सामान खरीदते हैं, चाहे स्पेसिफिकेशन कस्टमर का ही है, और फिर उस कस्टमर को वो सामान मैन्युफैक्चर करके सप्लाई देते हैं, तो वहां पे TDS डिडक्ट नहीं होगा. लाइक फॉर एग्जांपल, आई एम अ टेलर, प्रोफेशनल टेलर. अब एक ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे अप्रोच किया कि उनके 2000 एम्प्लॉइज के लिए दे वांट अ पर्टिकुलर शर्ट. नाउ व्हाट कुड बी द वेरियस मोड? उन्होंने कहा जी कि हम आपको क्लॉथ सप्लाई करेंगे और आप हमें शर्ट स्टिच करके देंगे. आप बताइए स्टिचिंग के चार्जेस कितने? मैंने कहा जी स्टिचिंग चार्जेस 500 पर शर्ट. फ्रेंड्स, TDS इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड ऑन दिस फैक्ट. ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि आपको ये पर्टिकुलर क्लॉथ, ये डिजाइन, ये क्वालिटी
और भाई साहब ये पर्टिकुलर क्लॉथ इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय रेमंड ओनली, तो आपको रेमंड से ही वो कपड़ा ऑब्टेन करना है, प्राइसेस आप जानो, आपका काम जाने, वी वांट 2000 शर्ट्स। अब उस पर्टिकुलर केस में अगर मैं रेमंड को अप्रोच करके कपड़ा परचेज करता हूं, उसकी शर्ट बना के मैं ऑर्गेनाइजेशन को देता हूं, तो एज पर सेक्शन 194C दैट इज इसका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। नाउ फ्रेंड्स दिस इज सेल ऑफ गुड्स, और इस पर्टिकुलर केस में 194C अप्लाई नहीं होगा। इट मे बी ऑल्सो पॉसिबल कि ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि ये क्लॉथ मैं आपको सेल करूंगा बट प्रोक्यूर मैं करूंगा, और जब आप मेरे को वापस बिलिंग करोगे तो आप इस क्लॉथ का परचेज प्राइस आप मुझे बिल कर सकते हो, क्योंकि फ्रेंड्स उसमें वो नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल कॉस्ट के इश्यूज आ जाते हैं। तो उस पर्टिकुलर केस में भी जो टीडीएस डिडक्ट होगा वो सिर्फ स्टिचिंग चार्जेस पे होगा, दैट इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल प्रोवाइडेड स्टिचिंग चार्जेस आर मेंशन सेपरेटली। अगर वो सेपरेटली मेंशन नहीं है स्टिचिंग चार्जेस, तो ग्रॉस अमाउंट पे टीडीएस कटेगा, क्योंकि मुझे रॉ मटेरियल की सप्लाई अगर कस्टमर ने करी है तो उस पर्टिकुलर केस में 194C में टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। अब सवाल आता है प्रिंटेड मटेरियल। मैंने कहा जी मुझे पर्टिकुलर ये पैम्पलेट चाहिए, पेपर भी आपका, इंक भी आपकी, डिजाइनिंग भी आपकी, सारे काम आपको करने, मेरे से तो डिजाइनिंग वेट करवा लेना, दैट्स ऑल। नाउ व्हाट इज योर व्यू फ्रेंड्स? प्रिंटेड मटेरियल, मैंने बुक्स के कंटेंट लिखे, मैंने एक प्रिंटर को हायर किया, वो टाइप सेटिंग करेगा, पेपर भी वो अरेंज करेगा, बाइंडिंग भी वही करेगा, सारे काम वो करेगा और मुझे 1000 बुक्स बना के देगा। Am I supposed to deduct TDS? हाँ जी फ्रेंड्स, अनिल कुमार जी ने कहा जी बिल्कुल टीडीएस काटना पड़ेगा, रविकांत जी ने भी कहा टीडीएस काटना है। फ्रेंड्स बिल्कुल सही। फ्रेंड्स प्रिंटेड मटेरियल के केस में वो जो पेपर है ना वो सेल नहीं हो रहा, हियर द प्रिंटिंग इज द मेन एलिमेंट, वही सेम प्रिंसिपल निकल के आ रहा है। इधर से कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस ऑफ प्रिंटिंग, वहां पर पेपर की सेल नहीं हो रही, वहां पर वो प्रिंटेड मटेरियल आपको दिया जा रहा है, प्रिंटिंग की सर्विसेज है, द टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड। हमारे पास केसर जी का सवाल आया कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ने कहा कि वो 5 साल तक फ्री एएमसी देगा, बट स्पेयर पार्ट्स एक्स्ट्रा चार्ज किए जाएंगे, क्या टीडीएस डिडक्ट करना है ऑन द कॉस्ट ऑफ स्पेयर पार्ट्स, क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं है कि वो स्पेयर पार्ट्स बाहर से खरीद सके, उसको ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से ही स्पेयर पार्ट्स प्रोक्यूर करने पड़ेंगे एज पार्ट ऑफ फ्री एएमसी कॉन्ट्रैक्ट। फ्रेंड्स देखिए फ्री एएमसी कॉन्ट्रैक्ट है तो पहली बात तो देखिए आप ये मान के चलें कि जब आपको एक पर्टिकुलर मशीन सप्लाई करी गई तो उस मशीन की कॉस्ट में वो एएमसी की कॉस्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंक्लूड थी। सेम वे जैसे आप कार परचेज करते हैं तो उसमें 3 सर्विसेज फ्री होती हैं, तो फ्रेंड्स टेक्निकली वो फ्री नहीं होती, वो 3 सर्विसेज की कॉस्ट उस कॉस्ट के अंदर ऑलरेडी इंक्लूड होती है, एंड दैट कार डीलर इज रिक्वायर्ड टू मेक पेमेंट ऑफ दैट 3 सर्विसेज इक्वल टू 3 सर्विसेज टू द ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर ओनली। और जब आप फ्री सर्विसेज का वो कार्ड किसी भी वर्कशॉप पे लेके जाते हैं तो वो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर से वो क्लेम करते हैं कि जी ये फ्री सर्विस मेरे यहाँ पे हुई है, इसका पैसा आप पे करो। फ्रेंड्स अगेन अगर मैं यहां पर देखूं तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का, जब मैं वो फ्री सर्विस करवाने गया और उसके तहत स्पेयर पार्ट्स मिले, तो आई थिंक दैट कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ अगेन रिपेयर एंड मेंटेनेंस। क्या जीरो कंसिडरेशन होना अपने आप में ये व्यू दे सकता है कि टीडीएस नहीं काटना? फ्रेंड्स अगेन माय व्यूज नो। मेन एलिमेंट अगेन क्या है, दैट मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट ऑफ स्पेयर पार्ट्स। तो उस कारण से मेरा मानना है व्यू चेंज नहीं होना चाहिए, बट ऑब्वियसली जब आप सिर्फ आपके पास इनवॉइस स्पेयर पार्ट्स का है, मेंटेनेंस का कोई इनवॉइस है ही नहीं, तो ऑब्वियसली दैट इज डिफिकल्ट टू बी कॉट अप। तो आई थिंक फ्रेंड्स टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड इन दैट केस आल्सो, जहां पे से स्पेयर पार्ट सप्लाई हो रहे हैं। चलते हैं जी आगे। पेमेंट्स फॉर कुरियर्स सेक्शन 194C इज एप्लीकेबल। नाउ पेमेंट्स टू रेस्टोरेंट और कैफेज, फ्रेंड्स यहां पर सर्कुलर में क्लैरिफाई किया सर्विंग फूड इन अ रेस्टोरेंट इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ रनिंग ऑफ द रेस्टोरेंट और कैफे, टीडीएस इज नॉट रिक्वायर्ड। नॉर्मल कोर्स ऑफ रनिंग, नाउ इट इज क्वाइट पॉसिबल
कि मैंने हल्दीराम्स को, बीकानेर वाला को मैंने कहा कि भाई साहब मुझे अपने ऑफिस के अंदर एक पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है और आपका ये स्टैंडर्ड प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर थाली कॉस्टिंग ₹200 ईच, मुझे ये 100 थाली और मे बी 200 और मे बी 500 थाली चाहिए ऑन दिस पर्टिकुलर। अब फ्रेंड्स वो एक स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है जो आपकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से मॉडिफाई नहीं हो रहा, दैट इज इन नॉर्मल कोर्स ऑफ रनिंग। तो उस पर्टिकुलर केस में सर्कुलर की इंटरप्रिटेशन नहीं बनती है कि टीडीएस डिडक्ट नहीं कर। बट अगर आपके लिए वो अदर देन स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट कुछ करके देता है, तो in that case it could be held कि TDS is required to be deducted because that is not in the normal course of running। अब वो कस्टमाइजेशन पे भी एस्पेक्ट आएंगे, कस्टमाइजेशन किस एक्सटेंट पे। मैंने कहा जी आप थाली की बिलिंग करते हो, थाली के अंदर मेरे को स्वीट्स, एक स्वीट की जगह 2 चाहिए, उसने कहा जी हो जाएगा। एंड फ्रेंड्स आई थिंक दैट इज अगेन नॉर्मल कोर्स ऑफ रनिंग, कि वो एक कस्टमाइजेशन बहुत छोटा कस्टमाइजेशन है जो एक नॉर्मल कोर्स में वो सबके लिए करते हैं, इतना बेसिक कस्टमाइजेशन। चलते हैं जी आगे। एडवर्टाइजमेंट, अगेन प्लेथोरा ऑफ जजमेंट्स एंड सर्कुलर्स आर देयर इन पर्टिकुलर केस ऑफ एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के केस में क्या होगा? फ्रेंड्स द डिपार्टमेंट ट्राइड आउट बेस्ट टू प्रोवाइड देयर सर्कुलर्स ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट आल्सो। कंसोलिडेटेड बिल, उसने कहा जी 8 वर्ग के चार्जेस, अब आपने कहा जी एडवर्टाइजमेंट करना है तो उसने कहा जी हाँ जी बना के दे दो। मैंने कहा जी मुझे बनाना नहीं आता, आई डोंट नो हाउ टू यूज कोरल ड्रॉ और पेज मेकर और व्हाटएवर। उसने कहा जी ओके जी डिजाइनिंग हम करके देंगे, पूरी आर्ट वगैरह सब बना के देंगे। मैंने कहा जी आप बताओ। कह रहे जी एडवर्टाइजमेंट 10,000 रुपए का, आर्ट वर्क वो काम करना 4,000 रुपए अलग से। Am I supposed to deduct TDS on the whole amount? Yes. Again, the main contract is of advertising and not of the artwork. Same principle, friends. Advertising agencies to artists. मैंने एडवर्टाइजमेंट के लिए पर्टिकुलर एजेंसी को हायर किया और उसने आगे फर्दर आर्टिस्ट को हायर किया उस एडवर्टाइजमेंट को बनाने के लिए। मे भी हो सकता है उसकी फोटो क्लिक करें, मे भी हो सकता है वीडियो शूट करें। तो फ्रेंड्स एडवर्टाइजिंग एजेंसी अगर आर्टिस्ट को पेमेंट करेगी तो उस पर्टिकुलर स्टेज पे 194J लगेगा। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज टू प्रोड्यूसर फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोग्राम, अब एडवर्टाइजमेंट प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए प्रोड्यूसर को हायर किया तो उस पर्टिकुलर केस में अगेन 194C लगेगा। कॉन्ट्रैक्ट फॉर होर्डिंग्स, फ्रेंड्स आपने रोड्स पे देखा होगा होर्डिंग्स, वो कहते जी 1 महीने के लिए होर्डिंग लगवाओ। मैंने कहा जी हाँ 1 महीने के लिए ठीक है। उन्होंने कहा जी सारा काम हो जाएगा, आपका एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले हो जाएगा इस होर्डिंग के ऊपर या मल्टीपल होर्डिंग्स, 194C। बट अगर वो पर्टिकुलर होर्डिंग का स्पेस वो रेंट पे लेता है और आगे सबलेट करता है, फ्रेंड्स सबलेट करने के बाद मेरी मर्जी है मैं उसको 4 बार बदलूं, 10 बार बदलूं, कैसे डिस्प्ले करूं, तो उस पर्टिकुलर केस में 194I अप्लाई होगा, 194C अप्लाई नहीं होगा। एडवर्टाइजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स इंक्लूडिंग बिल ऑफ मीडिया, अब आपने कोई एजेंट को हायर किया एडवर्टाइजमेंट के पर्पस से, आपने कहा जी पर्टिकुलर 4 न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट चाहिए, तो उसने कहा जी ओके मैं काम कर दूंगा, मैं 1,000 रुपए पर एडवर्टाइजमेंट लूंगा प्लस जो पीछे आपका न्यूज़पेपर वाले लेंगे। फ्रेंड्स उस पर्टिकुलर केस में मेरा कॉन्ट्रैक्ट उस पर्टिकुलर एजेंट से है, मुझे कोई कंसर्न नहीं है उस न्यूज़पेपर एजेंसी से। आई हैव टू डिडक्ट TDS ऑन द होल अमाउंट व्हिच आई एम बीइंग मेकिंग पेमेंट टू एडवर्टाइजमेंट एजेंट। स्पॉन्सरशिप, मेरे कॉलेज में फेस्ट है, पर्टिकुलर पर्सन ने कहा आई विल स्पॉन्सर बट मेरे होर्डिंग्स बैनर्स वहां पर लगेंगे, तो फ्रेंड्स TDS इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड, दैट इज नथिंग बट एडवर्टाइजमेंट। स्पॉन्सरशिप ऑफ सोवेनिर्स ब्रॉट आउट बाय ऑर्गेनाइजेशंस, कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि इस पर्टिकुलर चीज के लिए हम सोवेनिर्स देंगे और स्पॉन्सर ने कहा जी सोवेनिर्स दे देना, उसमें मेरा नीचे नाम डिस्प्ले होना चाहिए, तो उस पर्टिकुलर केस में भी उसे एडवर्टाइजमेंट माना गया एंड TDS इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194C। फ्रेंड्स एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन अप टू दिस स्टेज, कोई भी क्वेश्चन हो आपका? एनीथिंग वुड लाइक टू आस्क फ्रेंड्स? हैंड रेज किया हुआ है रमा महाजनी जी। रमा जी you can ask your question by that typing your questions in the Q&A session. दीपक जी किसने हैंड रेज किया है तो कैन वी प्रोवाइड एक्सेस टू दैट्स of unmuting that particular person? So in the end, we can provide if somebody wants. Okay. रमा जी आप क्वेश्चन टाइप करके पूछिए, but still if you believe that you need to ask verbally, no issues, आप टाइप करके बता दीजिए that you want access, we will provide you the access also.
बिकॉज उसमें मैंने देखा लास्ट में बहुत टाइम लग जाता है अच्छे से समझ गया, आपकी बात समझ गया। क्वेश्चन पूछने में। हमारे पास एक पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट का सवाल है, फ्रेंचाइजी फी कवर अंडर सेक्शन 194C और 194J। सर देखिए, फ्रेंचाइजी फी ना अपने आप में एक ओपन इशू पड़ा है आज के दिन। फ्रेंचाइजी में क्या है, सामने वाले को एक राइट दिया जा रहा है कि आप पर्टिकुलर हमारा नाम यूज कर सकते हैं। तो आई थिंक दैट इफ कुड हैड टू बी एज अ रॉयल्टी। फ्रेंड्स, कॉन्ट्रैक्ट फॉर एनी वर्क में तो आई डू नॉट थिंक सो इन एनी केस इट इज कवर्ड बाय 194C। वहां तो मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं आएगा। रॉयल्टी इट कुड हेल्प टू बी, क्योंकि देखिए मैं सामने वाले को, फ्रेंचाइजी का मतलब क्या है, मेन तो वहां पर ये है कि आप मेरा नाम यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स वगैरह होंगे, जैसे मान लो मैकडी है, उसने फ्रेंचाइजी दे दी, तो वो पीछे जो रॉ मटेरियल है वो भी सब वही प्रोवाइड करते हैं, दे नीड टू परचेज फ्रॉम देम ओनली। तो उस पर्टिकुलर केस में देखिए 194J इज पॉसिबल बिकॉज फ्रेंचाइजी फी में कहीं ना कहीं आपका रॉयल्टी एस्पेक्ट कवर अप हुआ है, that using that particular name, the MACD and all sort of things. But 194C, I do not think so is applicable in that particular aspect. चलते हैं जी आगे। रमा महाजनी जी का पूछना है कि क्या सॉल्यूशन है ऑनलाइन पेमेंट के केस में जहां पर सब्सक्रिप्शन वगैरह पे किए जा रहे हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू या ऑनलाइन, जहां पर टीडीएस काटने की फैसिलिटी नहीं। देखिए रमा महाजनी जी, ये प्रैक्टिकल लाइफ एक प्रॉब्लम है जिसका कोई सॉल्यूशन एज सच अवेलेबल नहीं है, और शायद यही कारण है कि आई हैव नॉट सीन इन माय प्रैक्टिकल लाइफ द डिपार्टमेंट इज रेजिंग ऑब्जेक्शंस इन काइंड ऑफ सच काइंड ऑफ थिंग्स which are required to be made online, where no as such apparent contract is there जो आप बैठ के negotiate कर रहे हैं। Standardized contracts are there जहां पर आपको कुछ नहीं, आप you have to go for the decision of yes or no whether you want to have subscription or not. I think that may be the reason कि department is not focusing on such kind of payments till date. Friends, ये तो मैं अगर आपका देखूं तो domestic में फिर इतना बड़ा issue नहीं है। What about the payment made to outside India? फ्रेंड्स, सर्विसेज यहां अवेलेबल हो रही है सेक्शन 195। चलते हैं जी आगे। होटल, फ्रेंड्स होटल के स्टे के साथ वहां पर बहुत सारी एंसिलरी सर्विसेज होती हैं विच आर अवेलेबल 24/7। You all know that such kind of services may be laundry services, maybe catering services, food, and each and everything is there. So whether TDS is required to be under section 194C on such ancillary services? No. AMC, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर although I do not personally 100% agree, but it depends upon specialized hospital equipments. उसका annual maintenance contract है। The court held that this is not fees for technical services but contract for any work, और उस particular case में 194C apply होगा, 194J apply नहीं होगा। Friends, specialized hospital equipments which cannot be repaired or maintained by the normal persons, which require in itself a technical knowledge. And practically, we used to say that TDS is required to be directed under section 194J only. Friends, अगर इसको FTS नहीं कहा जाएगा तो foreign payments में तो बहुत बड़ा issue आ जाएगा उस particular case में। Friends, anything you would like to ask up to this stage, that is up to section 194C. Otherwise, we will start with section 194H. फ्रेंड्स, आज के डिस्कशन में मेजर देखिए 194C है, और सबसे ज्यादा डिबेट्स भी अगर देखें, डिस्प्यूट्स भी देखें तो 194C के केस में है, H और J के केस में इतने डिस्प्यूट्स नहीं। एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क अप टू दिस पर्टिकुलर स्टेज? कोई भी आपकी क्वेरी हो फ्रेंड्स, आपने कोई पर्टिकुलर सिचुएशन फेस की हो जिसका आपने सॉल्यूशन ड्राइव किया हो, it will benefit all other participants in this particular case then. Friends, I am Marwadi Baniya and Chartered Accountant. तो मेरी कोशिश ये रहती है कि इन पर्टिकुलर सेशंस के थ्रू कि मैं भी कुछ गेन करके जाऊं। चलते हैं जी आगे। सेक्शन 194H, we all know it is applicable for two types of payments, commission or brokerage.
उसमें भी स्पेसिफाई किया हुआ है कि सिक्योरिटीज के केस में आपका सिक्योरिटीज से रिलेटेड अगर कमीशन ब्रोकरेज है तो ये पर्टिकुलर सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए अप्लाई नहीं होगा, दैट वी ऑल। Now my question with you all is, how will you differentiate in a particular transaction whether it is a trade discount or commission? Friends, very thin line of demarcation is there when we talk about trade discount or commission. पहले के प्रिंसिपल से फ्रेंड्स पर धीरे धीरे जिस हिसाब से बिजनेस मॉडल्स आ रहे हैं तो ये लाइन ऑफ डिमार्केशन और थिन होती जा रही है। तो वी हैव टू टेक अ वेरी फाइन डिसीजन आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ माइंड वेदर इट इज अ ट्रेड डिस्काउंट और कमीशन। फ्रेंड्स, प्रैक्टिकली देखें तो एज सच कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। मैंने किसी को कहा कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट अगर आप 100 रुपीज में बेचोगे तो 2 रुपए आपके, दैट इज कमीशन। अब मैंने उस पर्टिकुलर पर्सन को कहा कि मैं ये सामान आपको 98 रुपीज में दे रहा हूं, इसकी एमआरपी 100 रुपीज है, आप 100 रुपीज तक मार्केट में बेच सकते हो, दैट्स योर चॉइस। तो वो बचा हुआ प्राइस आपका। मैंने कहा कि आप इसको जितने मर्जी रुपए में बेचो, आई वॉन्ट 98 रुपीज, जितने एक्सेस में बेचोगे आपका। फ्रेंड्स, दोनों में देखें तो अल्टीमेटली दैट इंटरमीडिएट पर्सन इज अर्निंग प्राइस चार्ज ओवर एंड अबव रुपीज 98। देन हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन कमीशन और ट्रेड डिस्काउंट? फ्रेंड्स, एक प्रिंसिपल निकल के आता था, ट्रांसफर ऑफ टाइटल। अगर गुड्स का टाइटल ट्रांसफर हो रहा है टू दैट पर्टिकुलर इंटरमीडिएरी तो उस पर्टिकुलर केस में वो प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर और वो ट्रेड डिस्काउंट कहलाएगा, ना कि वो कमीशन। बट अगर गुड्स का टाइटल ट्रांसफर नहीं हो रहा तो वो अपने आप में क्या है? कमीशन। आई एम गिविंग अपॉर्चुनिटी टू दैट पर्टिकुलर पर्सन टू अर्न कमीशन। थर्ड पर्सन को बिलिंग किस नाम से होगी? फ्रेंड, जनरली इन केस ऑफ कमीशन जब थर्ड पर्सन को बिलिंग होती है तो वो फर्स्ट पर्सन के नाम से होती है, ना कि इंटरमीडिएरी के नाम से। बट ट्रेड डिस्काउंट के केस में जब थर्ड पर्सन को बिलिंग होती है तो वो इंटरमीडिएरी अपने नाम से करता है। ऑल्दो फ्रेंड्स, कुछ बिजनेस मॉडल ऐसे हैं जहां पर ये डिफरेंस कम होता जा रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ आई टॉक अबाउट बिजनेस मॉडल लाइक ब्रेड, कि जी हमने आपको ब्रेड प्रोवाइड कर दी, 20 रुपीज इसकी एमआरपी है, वी आर प्रोवाइडिंग रुपीज फॉर 19। जो बिक जाए काम खत्म, आप जानो, आपका काम जाने कितने रुपए में बेचना है। बट जो ब्रेड्स नहीं बिकी वो एक पर्टिकुलर प्राइस पे हम आपसे वापस ले जाएंगे। तो देखा जाए तो मैंने सामने वाले के पास सामान रखा, एक बार के लिए टाइटल ट्रांसफर भी हुआ, बट वो टाइटल वापस मेरे पास वापस आ गया। बट अगेन दैट इज नथिंग बट अ ट्रेड डिस्काउंट। फ्रेंड्स, वो अपने आप में कमीशन नहीं। फ्रेंड्स, इसी से रिलेटेड सवाल आते हैं बहुत सारे। पेमेंट्स बाय टेलीविजन चैनल्स एंड पब्लिशिंग हाउसेस टू एडवर्टाइजमेंट कंपनीज फॉर प्रोक्यूरिंग और कैनवेसिंग फॉर एडवर्टाइजमेंट। फ्रेंड्स, एडवर्टाइजमेंट कंपनीज है, वो कहते हैं कि इस पर्टिकुलर चैनल पे आपका एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले होगा। टेलीविजन चैनल्स कहते हैं कि भाई साहब एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज को जी हमारे लिए एडवर्टाइजमेंट लेके आओ, हमें ये पर्टिकुलर प्राइस दे देना, बाकी आप जानो, आपका काम जाने। तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा? फ्रेंड, दिस पर्टिकुलर मैटर इवन वेंट टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जहां पर उन्होंने हाई कोर्ट में जो जजमेंट आई थी इन द फेवर ऑफ असेसी डिडक्टर, उस एसएलपी को डिसमिस कर दिया। फ्रेंड, जागरण प्रकाशन लिमिटेड वर्सेस डेप्यूटी सीआईटी, इलाहाबाद हाई कोर्ट। इवन उसके बाद सर्कुलर भी आए जजमेंट्स पे रिलाय करते हुए, सर्कुलर नंबर 5/2016, और क्लैरिफाई किया कि इस पर्टिकुलर केस में टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, क्योंकि ऑल्दो उसका नाम प्रैक्टिकली कमीशन लिया जाता हो बट टेक्निकली वो कमीशन नहीं है। That is nothing but a kind of trade discount given by the television channels to the advertisement companies. कीजिए, हमने तो पर्टिकुलर अमाउंट पे आपको स्लॉट दे रहे हैं, आप जितने मर्जी प्राइस पे आगे स्लॉट बुक करो, वी वांट दिस पर्टिकुलर अमाउंट। So this was held that this is nothing but this is not commission but simple trade discount. फ्रेंड्स, बहुत थिन लाइन ऑफ डिमार्केशन है। चलते हैं जी आगे। कमीशन और सप्लीमेंट्री कमीशन रिसीव्ड बाय ट्रेवल एजेंट्स फ्रॉम एयरलाइंस। फ्रेंड्स, ट्रेवल एजेंट्स को जो कमीशन मिल रहा है एयरलाइन से, अगर कमीशन है तो अपने आप में काम खत्म, टीडीएस डेड करना पड़ेगा एयरलाइंस को। देयर इज नो ऑप्शन। दैट इज डिफरेंस बिटवीन एयर फेयर फिक्स्ड बाय एयरलाइंस एंड प्राइस एट व्हिच एजेंट्स आर इनेबल टू सेल टिकट्स। फ्रेंड्स, ये दोनों अमाउंट एयरलाइंस ने फिक्स किए हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में जो डिफरेंस है दैट विल बी कॉल्ड कमीशन एंड टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड।
बट अगर एयरलाइन ने टिकट्स इशू कर दी एट कंसेशनल प्राइस टू अ पर्टिकुलर ट्रेवल एजेंट कि जी ठीक है, जनरली हम 9,000 10,000 में टिकट देते हैं, हमने आपको टिकट 6,000 में दे दी, आगे आप जानो, नन ऑफ माई कंसर्न, तो उस पर्टिकुलर केस में वो ट्रेड डिस्काउंट है, टीडीएस के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे। अब उसमें एक पर्टिकुलर और सिनेरियो आया कि एयरलाइन ने कहा हम आपको टिकट देंगे 6,000, आप इसको आगे सेल करोगे बिटवीन 7,000 टू 10,000 एज पर योर चॉइस। आगे सेल कितने में करोगे? 7,000 से 10,000 के। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ₹1,000 और फिर ये जो आगे डिफरेंस है इन दोनों के बीच में 3,000, क्या ये दोनों कमीशन है? दोनों में से एक कमीशन है या कुछ भी कमीशन नहीं है? द कोर्ट हेल्ड दैट इन दिस पर्टिकुलर केस ₹1,000 इज कमीशन, but this particular 3,000 is not commission. This is a contract on principal to principal basis, and on this particular 3,000 TDS is not required to be deducted. अनिल कुमार जी पूछ रहे हैं अगर ट्रैवल एजेंट को पेमेंट करिए फॉर बुकिंग ऑफ एयर टिकट, होटल एंड वीजा प्रोसेसिंग, देन टीडीएस। सर मेरे हिसाब से आप जब ट्रैवल एजेंट से टिकट बुक कराते हैं, होटल बुक कराते हैं, वीजा प्रोसेसिंग फी आप एज ए कस्टमर पे कर रहे हैं, इन विच पर्टिकुलर सेक्शन यू थिंक दैट यू आर सपोज्ड टू डिडक्ट टीडीएस? अनिल जी मैं आपसे काउंटर सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर आपने एक ट्रैवल एजेंट से कहा जी मेरे को टिकट बुक करके दो, होटल भी बुक करा के दो, वीजा प्रोसेसिंग फीस वगैरह सब कुछ करा के दो, वीजा प्रोसेस करा के दो, in which section you think that TDS is applicable or may be applicable in your view? Now whether it could be held to be contract for any work, contract for any work. फ्रेंड्स मेरे हिसाब से इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। अगर यहां पर टीडीएस एप्लीकेबल होता तो आई डू नॉट थिंक सो दैट प्रोविजन ऑफ टीसीएस वाज रिक्वायर्ड टू बी इंट्रोड्यूस्ड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। वहां पे आपका है ना कुछ वो टूर प्रोग्राम्स क्या, टूर ऑपरेटर्स वाला, फ्रेंड्स वहां पर कॉन्ट्रैक्ट फॉर एनी वर्क में देखें तो वो तो एक स्टैंडर्डाइज्ड सर्विसेज है, व्हिच प्रोवाइडिंग टू ऑल, and I think that TDS is not required to be deducted in that particular case. हाँ क्यूसी को प्योरली एंगेज करो कि हाँ जी मेरे के एम्प्लॉइज के आपको वीजा प्रोसेस कराने हैं, then it may be possible that it could be held to be contract for any work, but simply वो bookings करवा के दे रहा है तो I do not think so that is covered up by that particular aspect. फ्रेंड्स ट्रेड डिस्काउंट वर्सेस कमीशन, अगर उसके डिस्प्यूट्स पे आपको इनसाइट चाहिए यू कैन गो विद दिस पर्टिकुलर जजमेंट। अब फ्रेंड्स एक प्रैक्टिकल लाइफ क्वेश्चन, इंसेंटिव्स फॉर मीटिंग टारगेट्स। आपने देखा होगा डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर्स, रिटेलर्स को क्या कहते हैं कि अगर आप पूरे साल में 25 लाख का सेल का टारगेट अचीव करेंगे या आप मुझसे 25 लाख का सामान खरीद लेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में मैं आपको इंसेंटिव दूंगा। इंसेंटिव मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी, दैट इज एक्स्ट्रा डिस्काउंट। जनरली होता है कि आपको एमआरपी पे 20% डिस्काउंट होता है, वो कहते हैं जी इससे ऊपर सेल करोगे तो हम आपको 25% डिस्काउंट दे देंगे। मे बी इन द काइंड फॉर्म, दैट इज टेलीविजन दे दिया, रेफ्रिजरेटर दे दिया, मे बी इन द फॉर्म ऑफ टिकट्स, टूरिस्ट प्लेसेस की टिकट्स, एंड दैट इज क्वाइट नॉर्मल एज ऑन डेट। नाउ वेदर दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट इज कवर्ड अप बाय 194H। प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, किसी को आइडिया फ्रेंड्स? क्या कर रहे हैं मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर्स? क्या टीडीएस डिडक्ट करते हैं इंसेंटिव्स के अमाउंट पे? Friends, I have seen that practically they are deducting TDS under section either 194H or 194C. अब 194C तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि एक रेजिडरी सेक्शन बना रखा है, कोई भी पेमेंट करो कहीं कवर अप नहीं हो तो सी में तो काट ही लो। फ्रेंड दिस इज नॉट द लॉ एंड इवन आई बिलीव दिस इज नॉट कवर्ड अप बाय 194H। फ्रेंड्स किसी भी प्रकार से वो इंसेंटिव देना इज नॉट इक्विवेलेंट टू कमीशन। वहां पर जो गुड्स ट्रेड हुए थे दैट वाज ऑन प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस। मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर ने जब रिटेलर को सामान दिया था दैट इज ऑन प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस। फ्रेंड्स बाद में इंसेंटिव देना एक्स्ट्रा डिस्काउंट के टर्म्स में या कोई आपके टूरिस्ट प्लेसेस के टिकट देना,
वो किसी भी प्रकार से अपने आप में कमीशन नहीं है। Friends, when retailer is selling the goods, he is nowhere representing that particular manufacturer company. But yes, practical life, to be on the safe side, कहते हैं does not matter यार, TDS काट लो, क्या पता कल को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करे। फ्रेंड्स, जनरली रिटेलर्स भी ऑब्जेक्शन रेज नहीं करते क्योंकि उनके लिए वो पर्टिकुलर इनकम है एंड दे नीड टू ट्रीट इट एज पार्ट ऑफ बिजनेस इनकम। वो कहते हैं यार TDS कट जाएगा, कोई बात नहीं, विल क्लेम करते हैं। बैंक गारंटी कमीशन, हाँ जी, आपका व्यू। Whether on bank guarantee commission TDS is required to be deducted. Friends, word आ रहा है कमीशन। एक आंसर आया हमारे पास यस कि बैंक गारंटी कमीशन पे TDS काट। फ्रेंड्स, व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्ड कमीशन, फ्रेंड्स कमीशन का मतलब ये होता है देयर मस्ट बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ 3 पार्टीज। कि मैंने एक पर्टिकुलर पर्सन को बोला कि आप मेरे लिए काम करो, आप मेरे लिए कस्टमर सॉलिसिट करो, ये सर्विसेज लेके आओ, मेरे लिए परचेजेस के ऑर्डर लेके आओ, इट कुड बी एनीथिंग, जहां पर वो मेरे लिए कहीं ना कहीं मार्केट में जाके वो पर्टिकुलर एस्पेक्ट सॉलिसिट करता है। व्हेन वी टॉक अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, फ्रेंड्स देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ 3 पार्टीज, और उनका रिलेशनशिप प्रिंसिपल एंड एजेंट का कब है? व्हेन दे आर डिपेक्टिंग अगेंस्ट द थर्ड पार्टी। जब प्रिंसिपल और एजेंट के आपस में कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हो तो वो प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल है। एजेंट प्रिंसिपल से कहता है कि मैं आपके लिए ये काम करूंगा बट उसके बदले आप मुझे इतने रुपए दोगे, तो उनका जो आपस में कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज ऑन प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस। बट वो एजेंट तब एजेंट है जब वो थर्ड पार्टी के सामने प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब वो खुद प्रिंसिपल से बैठ के नेगोशिएट कर रहा है तो वो खुद अपने आप में एजेंट एक प्रिंसिपल है। फ्रेंड्स, व्हेन वी टॉक अबाउट बैंक गारंटी कमीशन, मैं बैंक को अप्रोच करता हूं कि मेरे बिहाफ पे आप किसी को गारंटी दे दो और उसके बदले बैंक चार्जेस लेवी करता है। इन द नेचर ऑफ बैंक गारंटी कमीशन, कहीं पर भी बैंक मेरे लिए किसी भी प्रकार से किसी को सॉलिसिट नहीं कर रहा। बैंक इज नॉट रिप्रेजेंटिंग समवन दैट इज वर्किंग फॉर एंड बिहाफ ऑफ मिस्टर पंकज सरावगी। एंड फ्रेंड्स, कंसिडरिंग दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट, कोर्ट हेल्ड दैट बैंक गारंटी कमीशन पे TDS डिडक्ट नहीं होगा। I hope I'm clear with this particular aspect, friends. Friends, सेम एस्पेक्ट आएगा। मान लो सब्सिडरी ने कोई पर्टिकुलर पर्सन के साथ ट्रांजैक्शन करी और उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए गारंटी दी होल्डिंग कंपनी ने, और होल्डिंग कंपनी इज मेकिंग चार्ज ऑफ गारंटी कमीशन फ्रॉम द सब्सिडरी कंपनी। फ्रेंड्स, एसोसिएटेड कंपनीज के केस में भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट कंपनीज के केस में भी हो सकता है। नाउ वेदर सेक्शन 194 इज एप्लीकेबल, नो इन माय व्यू फ्रेंड्स। रीजन बीइंग यहां पर सॉलिसिटिंग का कहीं पर भी एस्पेक्ट फुलफिल नहीं हो रहा। चलते हैं जी 194J। फ्रेंड्स, एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क इन केस ऑफ 194H? अनिल जी का सवाल यह है कि टेलीफोन बिल्स की पेमेंट कर रहे हैं वोडाफोन, BSNL, एयरटेल वगैरह इन सबको, एंड इट इज एक्सीडिंग द लिमिट्स प्रोवाइडेड अंडर द वेरियस सेक्शंस। C है तो 1 लाख से ऊपर है पूरे साल के अंदर, J है तो 30,000 से ऊपर है, I है तो 2,40,000 से ऊपर है। रुदुजा जी कह रहे हैं व्हाट अबाउट ब्रोकरेज? सर, ब्रोकरेज सेम प्रिंसिपल। अगर वो सॉलिसिट वाला काम कर रहा है देन इट इज अ ब्रोकरेज, अदरवाइज वो अपने आप में ब्रोकरेज नहीं है। फ्रेंड्स, आपके व्यू, अनिल जी आपका भी व्यू, कि वोडाफोन, एयरटेल, जियो, BSNL, MTNL इनको पेमेंट होती है थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर, whether any TDS is required to be deducted under any particular section? फ्रेंड्स, पेमेंट इन मे बी फॉर टेलीफोन बिल्स, मोबाइल फोन बिल्स हो सकते हैं, लैंडलाइन हो सकती है, इट मे बी स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो कि हाँ जी मेरे यहाँ पे आप 100 नंबर्स लगा के देंगे विद एक्सटेंशन, एयरटेल ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इट मे बी लीज लाइन ऑल्सो। फ्रेंड्स, हर तरीके की ट्रांजेक्शन इन पर्टिकुलर कंपनीज के साथ। एक हमारे पास व्यू आया कि टेलीफोन बिल के केस में TDS डिडक्ट नहीं होगा। अनिल जी, आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, अगर आपको लगता भी है
अभी आपने उस चीज को डिस्कस करेंगे. तो व्हाट इज योर व्यू ऑफ टीडीएस इज एप्लीकेबल देन अंडर विच पर्टिकुलर सेक्शन? सी, जे, आई और एनीथिंग एल्स? अनिल जी का व्यू आया 194C, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर एनी वर्क. Friends, this particular aspect I have covered up in the PPT also. These two judgments, friends. Friends, fees for technical services. The court held that where services rendered by human and not including services provided by machine or robots. जहां पर उन्होंने एक पर्टिकुलर सोफिस्टिकेटेड सिस्टम डेवलप कर दिया ऑफ मशीन्स एंड रोबोट्स, और जहां पर डे टू डे बेसिस पे ह्यूमंस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो उसे फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज नहीं कहा जाएगा. Even in 251 ITR 53, it was held that telephone services are not covered up by 194J, क्योंकि वहां पर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अपने आप में स्पेशलाइज्ड सर्विसेज नहीं है. These are the normal course of routine services which is provided at large to the various customer. उन्होंने एक सिंपल एक सोफिस्टिकेटेड मॉडल बना दिया जिसके थ्रू सर्विसेज रेंडर की जा रही हैं. So friends, in that particular view, in any case, 194J is not applicable. Even in my personal view, 194C is even not applicable. Friends, again, this is not contract for any work. Again, they are providing in the course of the normal course of running their businesses to the customers as large. Same principle which we have discussed for the purpose of restaurant or cafes can be applied in this particular case. Friends, unless and until these kind of services are specifically included by the word definition of word work, I do not think so that TDS is required to be deducted in such a cases. Even in case if I talk about lease land services, I do not think so that TDS is required to be deducted. चलते हैं जी 194J पे. Services rendered in relation to the sports activities is equal to professional services. Friends, section 194J के पर्पस से एक नोटिफिकेशन है, और उस नोटिफिकेशन के पर्पस उसमें बोला कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन, ये जो पर्टिकुलर पर्सन यहां पर डिफाइंड है, ये पर्टिकुलर लिस्ट, अगर ये स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के रिलेशन में अगर सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं तो उसे प्रोफेशनल सर्विसेज माना जाएगा, और इनको जो पेमेंट्स करी जाएंगी उन पे सेक्शन 194J में टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा. Now the question arises whether these particular persons are covered up by 44AA and 44ADA. केशव जी कह रहे हैं कि अगर हम नेशनलाइज बैंक्स के अलावा अगर किसी और को प्रोसेसिंग फी या चार्जेस पे करते हैं तो उस पे हम टीडीएस डिडक्ट करते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, आपने एनबीएफसी से लोन लिया और उसने लोन प्रोसेसिंग फी चार्ज करी. केशव जी, आप बताएंगे आप किस पर्टिकुलर सेक्शन में डिडक्ट करते हैं? जिस प्रोसेसिंग फी, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, अगर टीडीएस काट रहे हैं, टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड, नो डाउट इन दैट पर्टिकुलर केस, बट कैन यू टेल मी इन व्हिच पर्टिकुलर सेक्शन यू आर डिडक्टिंग टीडीएस? Kesav ji, TDS is required to be deducted under section 194 capital A and not 194C. बहुत बढ़िया अनु ठाकुर जी, आपने बिल्कुल सही कहा, 194A अप्लाई होगा, ना कि 194C. Friends, as per income tax section 2 clause 28 capital A, the loan processing fee or other charges in relation to debt incurred, money borrowed, are treated as interest as per definition provided by section 2 clause 28A. Friends, income tax के अनुसार वो interest है. And when we talk about section 194A, तो वहां पर जो हमने और discussions की वो मैटर नहीं कर रहे. अगर interest है और specifically exclude नहीं कर रखा तो TDS काटना पड़ेगा. केशव जी, इसमें आप section 2 clause 28A की definition को पढ़े ध्यान से. But friends, relying on this particular definition, we have claimed deduction of loan processing fees paid to the nationalized bank as deduction under section 24. Friends, section 24 में ब्याज की छूट दी हुई है. जब आप खुद ही कह रहे हो section 228A में कि उसको इंटरेस्ट माना जाएगा, तो why I cannot claim deduction under section 24 of that loan processing fee? Friends, that is rightly allowed, and even there are judgments in favor of us in this particular case. चलते हैं जी.
फ्रेंड्स सवाल ये है कि ये पर्टिकुलर पर्संस ऑल्दो इनका टीडीएस डिडक्ट करना है 194J में प्रोफेशनल सर्विसेज मानते हुए, क्या ये पर्संस 44AA 44ADA में कवर अप है? नो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ध्यान रखना 44AA वहां पे प्रोफेशनल सर्विसेज में कौन कौन से प्रोफेशन आएंगे डिफाइंड, प्लस यहां पर लिखा हुआ है ऐसे प्रोफेशंस जो बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन भी प्रेस्क्राइब किए जाएंगे। जब हम 194J में आते हैं तो वहां पर लिखा प्रोफेशंस एज कवर्ड अप अंडर सेक्शन 44AA प्लस नोटिफिकेशन के थ्रू प्रेस्क्राइब। दैट मींस अगर कोई प्रोफेशनल सर्विसेज अगर 44AA में नोटिफाई हुई तो वो ऑटोमेटिकली 194J में कवर्ड अप हो जाएगी। बट अगर ऐसी कोई सर्विसेज जो 194J में नोटिफाइड हुई हैं वो ऑटोमेटिक यहां पर कवर्ड अप नहीं होंगी। That means the scope of section 194J in respect of professional services may be wider than scope of professional services as envisaged under section 44AA. Friends, ये particular persons 194J के notification के तहत covered up है, ना कि 44AA के notification के तहत। So there is a difference between these two. तो ये particular persons friends 44AA उनके ऊपर applicable नहीं है, they are not professionals. तो उनके लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स का जो प्रोविजन लगेगा जो बिजनेसमैन है उसके लिए लगेगा, एंड दे कांट गो फॉर 44ADA। वो ये नहीं कह सकते कि हम बुक्स मेंटेन नहीं कर रहे और 50% प्रॉफिट मानते हुए टैक्स पे कर रहे। पेमेंट बाय टीपीए टू हॉस्पिटल्स, आई थिंक दैट इज नोन टू ऑल पर्संस। कि फ्रेंड्स ये पीछे एक डिस्प्यूट आता था, उसको बाद में इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि टीपीए अगर हॉस्पिटल्स को पेमेंट करेगा तो दैट इज नथिंग बट पेमेंट फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज। फ्रेंड्स यहां पर भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली सर्विस टैक्स का ही एक कंसेप्ट है जो अप्लाई हो रहा है। फ्रेंड्स टीपीए जो पेमेंट करता है हॉस्पिटल को, दैट इज इन रेस्पेक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर पेशेंट। कहने का मतलब देयर इज ए 1-to-1 कोरिलेशन कि ये पेमेंट किस पेशेंट के कारण। तो अगर ये 1-to-1 कोरिलेशन पॉसिबल है तो उस पर्टिकुलर केस में टीपीए को टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। वह सर्विस टैक्स में भी आता था 1-to-1 correlation is must. Payment is not necessarily to be made by the person who is availing the services. Payment may be by any other person. बट अगर उस पेमेंट का और सर्विसेज अवेलमेंट के केस में अगर 1-to-1 का कोरिलेशन है तो सर्विस टैक्स एप्लीकेबल होगा, सेम विद द टीडीएस एस्पेक्ट। बट अगर मैं किसी को डोनेशन देता हूं कि हाँ जी बच्चों को पढ़ाओ, आप फ्री में कोचिंग दो, फ्रेंड्स उस पर्टिकुलर केस में जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं उनका 1-to-1 कोरिलेशन नहीं है कि इस बच्चे के कारण मैंने ये पर्टिकुलर डोनेशन दी है, तो उस पर्टिकुलर केस में सर्विस टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता था। सेम वे वहां पर टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। बट यहाँ पे कोर्ट ने हेल्ड किया, इवन बाद में सर्कुलर्स भी आए कि नहीं यहाँ पर टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। ओके अनु ठाकुर जी, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स अब पीछे प्रोविजन आया कि टीडीएस नहीं काटना जीएसटी पोर्शन पे, इवन गुड्स के केस में भी उन्होंने चलो स्पेसिफाई कर दिया। बट सर्कुलर में देखें तो लिखा हुआ है दैट जीएसटी पोर्शन इज इंडिकेटेड सेपरेटली। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड इंडिकेटेड सेपरेटली? वेदर इंडिकेटेड सेपरेटली इन द इनवॉइस, क्या इनवॉइस में सेपरेटली इंडिकेटेड होना मैंडेटरी है? नो फ्रेंड्स, अगर आप सर्कुलर पढ़ेंगे तो वहां पर कहीं पर भी नहीं लिखा कि ये इनवॉइस में इंडिकेटेड, वहां पर लिखा है कि इट मस्ट बी इंडिकेटेड सेपरेटली, दैट मींस फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट से कंसिडरेशन में ये पता चल जाए कि हाँ इस कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस में जीएसटी इंक्लूड है या इस प्राइस के अलावा जीएसटी अलग से चार्ज किया जाएगा, तो इन माय व्यू दैट इज नथिंग बट इंडिकेटेड सेपरेटली। तो उस केस में जीएसटी पोर्शन पे टीडीएस डिडक्ट नहीं होना चाहिए, चाहे इनवॉइस में सेपरेटली इंडिकेटेड है या नहीं। बट प्रैक्टिकली प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि इनवॉइस के अंदर फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ जीएसटी लॉ जीएसटी इज इंडिकेटेड सेपरेटली। फ्रेंड्स अब पर्टिकुलर हमारे पास अनु ठाकुर जी की क्वेरी है कि कब 2% टीडीएस काटना है, कब 10% काटना है। फ्रेंड्स 194J की बात करें तो जनरल लॉ इज दैट यू हैव टू डिडक्ट टीडीएस एट द रेट ऑफ 10%। बट वहां पे इन्होंने दो एक्सक्लूजन्स दी जहां पे टीडीएस आपको कितना डिडक्ट करना है, 2%। लेट मी शेयर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। आई होप दिस इज विजिबल टू यू ऑल फ्रेंड्स। तो यहां पर इन्होंने अमेंडमेंट करके फ्रेंड्स, पहले यहाँ पे 10% का फ्लैट रेट था, कोई डिफरेंशिएशन नहीं था, तो प्रॉब्लम्स अराइज नहीं होती थी। बट इन्होंने कहा कि अगर फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज है
या फिर अगर रॉयल्टी है फॉर सेल, डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म, तो वहां पर आपको 2% टीडीएस डिडक्ट करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इन्होंने बोला कि अगर वो एफटीएस है बट वो प्रोफेशनल सर्विसेज नहीं है। फ्रेंड्स अगर प्रोफेशनल सर्विसेज देखें तो मोर और लेस इट इज एग्जॉस्टिवली डिफाइंड अंडर इनकम टैक्स। प्रोफेशनल सर्विसेज का मतलब क्या है? वो प्रोफेशंस जो कि 44AA में कवर्ड अप है प्लस 194J में, जिनको अलग से नोटिफाई किया गया है। ये फ्रेंड्स यहां पर लिखा हुआ है, देखिए आपका कैरिंग ऑन लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल प्रोफेशन या नोटिफाई किया गया 44AA के लिए या इस सेक्शन के लिए। तो फ्रेंड्स अगर वो सर्विसेज ऐसे प्रोफेशनल्स के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है जो एग्जॉस्टिव डेफिनेशन में कवर्ड अप है, तो उस पर्टिकुलर केस में टीडीएस 10% डिडक्ट होगा, 2% नहीं होगा। बट उनके बियॉन्ड अगर कोई सर्विसेज है विच आर टेक्निकल इन नेचर, if you believe that 194J is applicable, then TDS is required to be deducted at the rate of 2%. I hope Anuji I am clear with this particular aspect. तो आपको स्टेप बाय स्टेप एक फ्लो चार्ट बनाना है, क्या ये 44AA या उसके नोटिफिकेशन या जे के नोटिफिकेशन में प्रोफेशन आ रहा है? इफ यस 10%, अदरवाइज 2%। फ्रेंड्स एनी डाउट अप टू दिस पर्टिकुलर स्टेज? सॉरी, FTS. Friends, यहाँ पर that we have already discussed. Now coming to hospital versus doctors. Friends, again very open debatable issue still date if I talk about. So I've tried to find out some particular judgments which we can discuss here. Oh, Anand Iyer ji, quite lengthy query. In case of custom house agent doing clearance of export, import goods or shipping company, that is freight forward company charging various charges to exporters or importers, whether reimbursable actual basis on behalf by agent or not, including agency commission charges, whether or not separately charged in same bill or via separate debit note of such agency commission charge, what will be the impact? Some recipients deduct as per 194C on whole bill amount, but some deduct 194J on whole bill amount, and some deduct as per 194H only on agency commission. What is the actual status? Because in profit and loss account of such agent, they show only agency commission income, whereas in 26 years it shows gross amount being a whole bill amount on which deducted by first and second category recipient specified above. Anandji, more or less I go to this particular query, but because of my limited experience in this particular field, I need to understand first the nature of services they are providing. And on that basis, we will be able to decide, or we can come to a kind of a conclusion that in which particular section TDS is required to be deducted. And in my knowledge, I'm not able to recall the proper particular judgments or facts thereof. There are several judgments are also in respect of this custom house agents or clearing agents. So I think, Anandji, that we can discuss separately if you're comfortable with that. CA is providing the data analytics services to software development company. Does this possible to go in FTS scheme with 2%? Keshavji, I think that 10% should apply. Reason being data analytics. I think that CA is providing that service in relation to data analytics where that professional inputs are required. Maybe हो सकता है कोई income tax related data हो, GST related data हो, तो I think that will not come under the prospect of fees for technical services. If a charitable trust paying hospital for treatment of patient on behalf of trust, अनिल जी देखिए वहां पर अगर चैरिटेबल ट्रस्ट ने कहा हॉस्पिटल को कि भाई साहब जितने मर्जी पेशेंट आ जाएं, जो मर्जी आ जाएं, आपको अगर मेरी पर्ची होगी एंटरटेन करना पड़ेगा और मैं आपको साल के 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपए दूंगा, then there is no one-to-one correlation with the patient and the payment. I think in that case TDS is not required to be deducted. But if the charitable trust is supposed to make payment per patient basis or per treatment basis, maybe in percentage terms, maybe total amount, then I think TDS is required to be deducted. It is the same case like TPA if I talk about. फ्रेंड्स वहां पर पेशेंट सर्विसेज अवेल कर रहे हैं और चैरिटेबल ट्रस्ट अगर आइडेंटिफिकल बेसिस पे अगर पेमेंट कर रही है, then 1-to-1 correlation is there and TDS is required to be deducted. फ्रेंड्स चैरिटेबल ट्रस्ट को एज सच 194J में
आई थिंक कोई एक्सक्लूजन नहीं दिया हुआ. मेडिकल सर्विसेज आर कवर्ड अप बाय द वर्ड प्रोफेशन एंड 194J इज एप्लीकेबल इन दैट. अनिल जी, इन माय व्यू 194J. चलते हैं जी आगे. फ्रेंड्स, हॉस्पिटल वर्सेस डॉक्टर्स. देखिए, एम्प्लॉय कैपेसिटी में वो तो डिबेट रहेगा ही रहेगा. तो अगर एम्प्लॉय कैपेसिटी में नहीं है और हॉस्पिटल अगर डॉक्टर्स को पेमेंट करते हैं, सेक्शन 194J इज एप्लीकेबल. अगर रिटेनरशिप बेसिस पे कोई डॉक्टर्स है, देन अगेन TDS इज रिक्वायर्ड टू बी अंडर सेक्शन 194J. फ्रेंड्स, इट इज आल्सो पॉसिबल दैट हॉस्पिटल एंड डॉक्टर्स हैविंग arrangement of sharing of receipts, revenue sharing. Friends, in that case also the various judicial precedents are there where it is held that TDS is required to be deducted under section 194G. Friends, you have seen in the cases like OPD, कि हॉस्पिटल 1000 रुपए चार्ज करता है, उसमें से मे बी whatever the amount 600 or 700 belongs to the doctor, which is later on paid to the doctor. Then according to these judgments, even in my view also, the TDS is required to be deducted under section 194J. Friends, 194J के केस में ये प्रिंसिपल है. Friends, I'm sorry, I have a little bit typed wrong. Taxman.com. No TDS on reimbursement. Friends, यहाँ पर सर्कुलर्स भी हैं, जजमेंट्स भी हैं कि अगर मैं प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करते समय अगर कोई रिम्बर्समेंट ले रहा हूं, अगेन सेम प्रिंसिपल आएगा. क्या वो मैंने आउट ऑफ द वे सर्विसेज दी हैं या वो मेरी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए प्रोवाइड करना जरूरी था? तो डिपेंड्स ऑन दैट. जो हमने एग्जांपल लिया था कि आई एम अ प्रोफेशनल, आई एम ट्रैवलिंग टू दैट पर्टिकुलर क्लाइंट प्रेमाइसेस ऑफ द क्लाइंट फॉर ऑडिट पर्पस. तो फ्रेंड्स, ट्रैवलिंग चार्जेस अगर सेपरेटली भी चार्ज करता हूं विदाउट प्रॉफिट एलिमेंट, स्टिल दैट कंपनी इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS. फ्रेंड्स, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन यू वुड लाइक टू आस्क? ये कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स थे जो फ्रेंड्स मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था. एनीथिंग यू वुड लाइक फर्दर मी टू डिस्कस? Friends, earlier I had planned to discuss section 194M also, but while going through the list of the topics, that is separately covered in a particular session, maybe a 5th or 6th session, whatever, so that I have not discussed it at this particular place. Although friends, nature of services वो 3 है वहां पर, we all know that. सिर्फ एक threshold limit का फर्क है. Friends, anything you would like to ask up to this particular stage? कोई भी question है, anything? Any doubt or query, friends? Chat box. Okay. Thank you, Anil ji. Thank you for the positive comments. Friends, इस तरीके के positive comments gives us a boost and motivation. And friends, I would like to thank all the participants, specifically making so much interactive. मतलब I will say जो जितने मैंने sessions किए हैं across the various platforms, this is one of the finest interaction I have seen from the participants. Literally very good कि आपने अपनी queries भी पूछी, उस चीज को discuss किया कि वहां पर ऐसा नहीं था कि हाँ ठीक है जी आपने straight forward कोई question पूछ लिया, उस तरीके से नहीं. You had a particular practical like queries. तो really good friends, उसमें हमें भी बड़ा interactive लगता है, अच्छा लगता है और सोचने को मजबूर होना पड़ता है कि हाँ यार इसका जवाब क्या हो. तो कई चीजें भी दिमाग में आती जो हमें लगता है कि नहीं हमें भी उस पर रिसर्च करनी चाहिए और आगे. थैंक यू रविकांत जी, थैंक्स फॉर योर कमेंट्स आल्सो. Q&A. Okay, Pramod ji, thank you very much. So friends, with this I would like to thanks Study Cafe for providing me this particular platform to interact with you all. Sir, we have a query. Should we go for that query, Deepak ji? No, there's no query. I would like to ask all the participants, please give the review in the chat box. Like काफी लोगों के आ गए हैं, and we all had very wonderful session today. जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि जैसा आपका फर्स्ट डे का सेशन हुआ था दीपक जी का, वैसा ही मजा आपको आज के सेशन में भी आएगा. बिकॉज जो पंकज जी का पढ़ाने का स्टाइल है और द वे ही एक्सप्लेन्स द थिंग्स डिटेल्ड में आपके साथ जो डिस्कस करते हैं वो मुझे पता है, इसलिए मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बोल दिया था यू विल लव दिस सेशन. एंड वही मेरे को आपके कमेंट्स मिल रहे हैं
one of the final session काफी very interactive session. So those who have not yet given the review, my humble request, जैसा कि पंकज जी ने बोला कि जो आपके कमेंट्स होते हैं, जो आपके रिव्यूज होते हैं, वही एक स्पीकर के लिए एक मोटिवेशन फैक्टर होता है. एंड मैं हमेशा मेरे सेशन में बोलता हूँ कि अगर कोई चीज ऐसी है जो आपको लगता है कि मुझे इम्प्रूव करनी है एज ए ऑर्गेनाइजर, और अगर स्पीकर को भी इम्प्रूव करनी है, देन आल्सो प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स. वी वोंट माइंड इट इफ यू विल गिव एनी सजेशन. We will take it as a positive comment. So that thing also you can mention. कोई ऐसा सेशन है जो आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेटिव है, जो हम मिस कर रहे हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, दैट थिंग आल्सो यू कैन मेंशन इन द चैट बॉक्स और इन योर कमेंट्स की सर इस चीज पे आप कराइए, इसकी बहुत जरूरत है. सो विद दिस आई वांट ऑल द पार्टिसिपेंट्स टू गिव द रिव्यू एज वेल कि कैसा रहा, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद द टुडेज सेशन. मेरे को कुछ कमेंट्स आ रहे हैं. सूर्य जयंत जी का है, वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन. अजय कुमार जी, वेरी नाइस सेशन. तो रमा महाजन जी, एक्सीलेंट सेशन, थैंक्स टू पंकज सर. प्रकाश जी, वेरी वंडरफुल सेशन. So those who are not given the review, my humble request, kindly give the review quickly. And पंकज जी ने सारी क्वेरीज आपकी सेशन के साथ साथ ले ली है, तो मेरे ख्याल से कोई पेंडिंग क्वेरी नहीं है. अगर कोई पेंडिंग क्वेरी नहीं होगी तो we will like to wind up the session. No issues. I have shared my that particular email ID and mobile number also in the PPT. Yes. Participants can ask me separately. Friends, most welcome to ask. And for professional colleagues, friends, I try my best to be available. It may be possible कि आप जिस particular time में मुझे approach करें, may not be able to give time. But professional colleagues, especially my younger ones, friends, उनके लिए मैं always try my best to be available so that they can grow. Friends, मेरी कोशिश रहती है ये चीज. And friends, regarding study cafe, friends, मैं इनसे touch में आया on like if I talk about first session we had on 5th of August only, first time. And thanks to Sachin sir also कि उन्होंने मेरे को इंट्रोड्यूस करवाया दीपक जी से. फ्रेंड्स, उससे पहले मेरे पास मैसेजेस वगैरह आते रहते थे कि ये सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं. एंड फ्रेंड्स, रियली मतलब वो मैसेज भी देख के मैंने कहा यार, हाउ फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन, मैं उस समय सोच रहा था स्टडी कैफे इज लाइक अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन मैनेज्ड बाय लाइक हंड्रेड्स ऑफ पर्संस. तो कि हाँ, इतने यार मतलब प्रोफेशनल्स के लिए इतने सेशंस मैनेज कर रहे हैं. बट व्हेन आई हैड इंटरेक्शन विद मिस्टर दीपक दैट इज हैंडलिंग लाइक सिंगली. और फ्रेंड्स, आपने भी नोटिस किया होगा थ्रू आउट द सेशन ही वाज अवेलेबल. फ्रेंड्स, आई हैव सीन केसेस जहां पे ठीक है चालू करा, वो चले गए, नॉट लिसनिंग, कमिंग इन द लास्ट 15 मिनट्स, बट इट इज नॉट सो. फ्रेंड्स, हम प्रोफेशनल्स के लिए देखिए प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराना, कंटिन्यूअसली अवेलेबल रहना, उसको पर्टिकुलर सोर्सेज तक पहुंचाना, दैट्स रियली अमेजिंग. सर, ये आप लोगों का प्यार है पंकज जी. जितने भी स्पीकर्स हैं, मेरी सबसे इंटरेक्शन होता रहता है एंड पार्टिसिपेंट से भी इंटरेक्शन होता है. ये इसलिए पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि जब लास्ट ईयर लॉकडाउन आया ना, तो उस टाइम हमने स्टार्ट करा था और उसके बाद सबके पॉजिटिव कमेंट्स, पॉजिटिव फोन कॉल्स आने लगे लोगों के कि सर जो आप भी करा रहे हो हमें बहुत हेल्प मिल रही है. स्पेशली यंगर वंस. एक जगह तो मेरे पास बहुत सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के भी कॉल आते हैं जो 50 ईयर्स है, 60 ईयर्स है. वो कहते हैं जी हमें इतनी चीजें पता नहीं थी, बट अब क्या हम सुन लेते हैं, तो वी वर डिपेंडेंट ऑन द स्टाफ. अब स्टाफ ने जो बोलते हैं मान लेते हैं, लेकिन अब क्या है कि आपने सारी चीज एक जगह अवेलेबल करा दिया और जब भी हमारा मन होता है हम वो खोल लेते हैं और आपके बहाने हमारी भी नॉलेज अपग्रेड हो जाती है. तो मैंने कहा सर अगर ऐसा है तो हम इसको कंटिन्यू रखेंगे. मेरी हमेशा ये कोशिश ये, क्योंकि जब मैं प्रैक्टिस में आया था 2-3 साल पहले, तो मुझे बड़ी चैलेंजेस फेस हुए थे. तो आई वांटेड कि यार ये सब चैलेंजेस तो सब जगह कॉमन होंगे. और अगर हमारे जो जितने भी स्पीकर्स हैं, मैं हमेशा हर सेशन में बोलता हूँ कि दे आर ऑल हम्बल एंड डाउन टू अर्थ. मैं जब भी जिस भी स्पीकर्स को फोन करता हूँ, कोई मना नहीं करता कि जी मैं सेशन नहीं लूंगा, मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मेरे ये दिक्कतें हैं, वो दिक्कत. ऑल द स्पीकर्स, जितने भी नॉलेजेबल स्पीकर है, चाहे वो डायरेक्ट टेक्स्ट के हो चाहे इनडायरेक्ट टेक्स्ट के हो, दे ऑल आर अवेलेबल. एंड सिंस दे ऑल आर अवेलेबल, तो वही रीजन है कि हम सेशन करा पा रहे हैं. बिकॉज मैं नहीं ले सकता हूँ डायरेक्ट टेक्स्ट का सेशन, जो नॉलेज पंकज जी को, आई डू नॉट हैव दैट नॉलेज. So because of the speakers, all the speakers, they are so humble कि कभी भी ये नहीं कहते जी हमारी मीटिंग है, हमारा क्लाइंट का काम है. मैं सचिन जी से भी बोलता हूँ, प्रकाश जी को भी बोलता हूँ कि सर आप लोग हमेशा मेरे एक फोन कॉल पे आप जब भी कहते हो आप आ जाते हैं. सेम पंकज जी से भी इंटरेक्शन हो गया, तो पंकज जी को मैंने ये देखा कि सर ने कभी ये नहीं बोला जी मैं नहीं आ पाऊंगा. तो इट इज बिकॉज ऑफ ऑल द स्पीकर्स एंड सिमिलरली विद द पार्टिसिपेंट्स एज वेल.
कि पार्टिसिपेंट्स भी सुनने के लिए रेडी रहते हैं, दे ऑलवेज मेक द सेशन इंटरेक्टिव। ऐसा नहीं होता कि स्पीकर खाली बोल के जा रहा है। इनफैक्ट हमें 1.5 साल होने वाला है और सारे पार्टिसिपेंट्स हमेशा एज ए इंटरेक्ट करते हैं सारे स्पीकर से, तो स्पीकर को भी आके एक अच्छा लगता है कि चलो यार एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है हमें, ऐसा नहीं है कि खाली हम बोल के जा रहे हैं। तो बस वही रीजन है कि आप लोगों का प्यार है, एज ए स्पीकर आप लोगों का आशीर्वाद है, पार्टिसिपेंट्स का प्यार है। तो because of that we are able to conduct all these sessions, everything. So thank you all the participants and thank you Pankaj ji once again for having one more excellent session, and we will do more session. जैसे आपने बोला सितंबर के बाद में आपसे या जब भी आपको टाइम हो हम बात कर लेंगे, क्योंकि आपने आजकल सेशन बंद कर रखे हैं। We will do one more time as well. Thank you केशवा जी, because time waste करने का सर ना मेरे पास टाइम है ना आपके पास है ना स्पीकर के पास टाइम है, तो we do not want to waste time. सीधा टॉपिक पे करें और काम करके फिर हम आप अपने घर हम हमारे घर। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू Thank you all. patiently hearing. I'll share the recording as well as the PPT मैं पंकज जी से लेके शेयर करूंगा। थैंक यू एवरीवन।